वाटर सिक्योरिटी को कैसे हम फेस कर पाएंगे, तो उसको भी उसकी बेसिकली भूमिका भी हो सकती है कि जो आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक, हम लोगों ने बच्चों पढ़े होंगे, हमारे बहुत सारे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, तो हम सभी पढ़ते हैं केमिस्ट्री विषय में कि आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, जिनको हम केवल पढ़ते हैं और आगे अगली क्लास में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या क्या हो सकता है। अभी हमने देखा कि हमारे देश में बहुत सारी दिशाओं में आगे बढ़ने का तरक्की की है, विकास किया है, तो जब हम आइसोटोप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क में एटम बम की बात आती है कि वो वहां इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज शांतिपूर्ण कार्यों में हमें परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी आइसोटोप का योगदान रहता है। साथ ही साथ जितने हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन और भविष्य की वाटर सिक्योरिटी, जल की सुरक्षा को लेकर के इन आइसोटोप्स का रोल क्या हो सकता है कि जो हमारे पर्वतीय भूभाग के वाटर रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट, उनका रेजुविनेशन किस प्रकार कर पाए। अगर कहीं कोई पूर्व में धारा था तो उसका अध्ययन करके आने वाले समय में उनको किस प्रकार, किस साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकली हम उसको वैज्ञानिक ढंग से और रेजुविनेट कर सकते हैं, जिससे आने वाली जल की जो आवश्यकता पड़ने वाली है, भविष्य में जो समस्याएं आएंगी उनको फेस कर पाएंगे। तो आज का हमें जो विशेषज्ञ व्याख्यान मिलने वाला है, हमारे साथ में हमारे आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी राय सर जुड़ चुके हैं, तो सर का इस कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन है, स्वागत है यूकोस्ट परिवार की तरफ से। और अभी शीघ्र ही हमारे यूकोस्ट परिवार के मुखिया, हमारे महानिदेशक महोदय प्रोफेसर दुर्गेश पंत सर भी शीघ्र ही हमें ज्वाइन करने वाले हैं। 1-2 मिनट में हम कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जब सर का लेक्चर चल रहा होगा, जब वक्ता, स्पीकर या हमारे गेस्ट बोल रहे होंगे, तो कृपया अपने माइक को हम म्यूट रखेंगे और लेक्चर के लास्ट में, बाद में जो हमारी क्वेरी होगी, जो जिज्ञासा होगी, उसका समाधान भी हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से हमें प्राप्त होने वाला है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी राय सर हैं, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बीएचई बोलते हैं शॉर्ट में, वहाँ के जियोलॉजी डिपार्टमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन सर का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। सर ने उत्तराखंड में जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो रुड़की में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है, वहां से अपने करियर की को शुरुआत किया था और आपने वहां सीनियर साइंटिस्ट एफ तक आपने सेवाएं दी और उसके पश्चात आप एकेडमिक्स के फील्ड में पीएचडी में आपने अपना पदार्पण किया। और इस प्रकार से आप रिसर्च के साथ साथ एकेडमिक्स में भी विद्यार्थियों को लगातार प्रमोट कर रहे हैं। और आपने जो अपना अध्ययन किया है, आपने अपने जब आपका स्टडी पीरियड था, जब आप यहाँ अध्ययन करते थे, तो पीएचडी आपकी हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के ही जियोलॉजी डिपार्टमेंट से है। और बड़ी खुशी की बात है कि हम सबके मार्गदर्शक, यूकोस्ट परिवार के मार्गदर्शक जो रहे प्रोफेसर के.एस. बलिया जी, जो पद्मश्री रहे, पद्म भूषण रहे और जिनके माध्यम से ये विज्ञान प्रौद्योगिकी परिवार आज उत्तराखंड में आगे बढ़ रहा है, आप उनके पीएचडी स्टूडेंट भी रहे। जो हमारे वालिया साहब थे, उनके सुपरविजन में आपने अल्मोड़ा क्षेत्र में जो क्षेत्र पड़ता है शीतला खेत क्षेत्र में ही आपने उसकी जियोलॉजिकल स्टडी, अपने जो शोध कार्य था जब आपका 4-5 साल का कुमाऊं विश्वविद्यालय से, तो आपने वहां पर किया था। तो अभी आज आपका जो हमें उद्बोधन एक्सपर्ट लेक्चर के माध्यम से हमारे पार्टिसिपेंट्स को मिलने वाला है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं यहाँ सबको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो थ्रू आउट द स्टेट जुड़े हुए हैं और हमारे कुछ विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं वो ग्रुप के माध्यम से भी अपने शिक्षकों के द्वारा जुड़े हुए हैं। उनके टीचर से उनको टैबलेट या लैपटॉप या हमारे उत्तरकाशी से डॉक्टर समूह प्रसाद लोहिया जी विद्यार्थियों को लेकर जैसे यूकोस्ट का एक कार्यक्रम हमारा चलता है, जिसमें हम बहुत सारे जो लैब ऑन व्हील्स से कार्यक्रम है, तो लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम के माध्यम से, उस लैब के माध्यम से भी उन्होंने विद्यार्थियों को, अभी उत्तरकाशी से जुड़ा हुआ है, हम सभी ने देखा कि विगत माह उत्तरकाशी में बड़ी त्रासदी हुई, लेकिन वहाँ के शिक्षक लगातार विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य करने के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज में, पर्यावरणीय संरक्षण एक्टिविटीज में लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नौलिया जी वहां से जुड़े हुए हमारे साथ, पिथौरागढ़ से डॉक्टर हेमंत जोशी जी जुड़े हुए हैं, वो भी कुमाऊं विश्वविद्यालय के पास आउट है और वहां से उन्होंने पीएचडी भी किया है और वाटर के फील्ड में ही वो काम भी करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट, हमारे जितने भी सीमांत जनपद है, चमोली है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा, सभी जगह से जुड़े और विज्ञान चेतना केंद्र जो यूकोस्ट के चलते हैं, पर्यावरण विज्ञान चेतना केंद्र जो यूकोस्ट के हैं, उनके विद्यार्थी अपने शिक्षकों के माध्यम से और कॉमनली जुड़े हुए हैं, ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हैं, कुछ हमारे अन्य एक्सपर्ट्स भी इसमें जुड़े हैं। मैं जो हमारा
वैज्ञानिक स्टाफ है वो भी यहाँ परिसर में अपने हॉल में हम एक साथ जो है, तो इस तरह से ये आज के कार्यक्रम की एक छोटी सी भूमिका और एक इंट्रोडक्शन भी हमारे महानिदेशक महोदय हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो हम 1-2 मिनट का वेट करते हैं सर का, और फिर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। चलो रहने दो, इसी को नहीं, इसको लगाओ लगाओ। सर आवाज बहुत कम आ रही है। इसको लगाओ। आवाज आ रही क्या मेरी? कम आ रही है सर, बहुत कम। ठीक है सर, यहाँ ठीक है। जा रही होगी, लेकिन एक्सपर्ट की आवाज आपको पूरी मिलने वाली है। ये आप देखिएगा कि क्योंकि हमसे माइक थोड़ा दूर है, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल अपने सिस्टम के पास में है, तो जब एक्सपर्ट लेक्चर चलेगा तो मुझे लगता है कि आपको आवाज का व्यवधान नहीं आने वाला है। हाँ ये ठीक है, चलो करो ये सर, अब जो भी हो चलो। आप मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही है। मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर, हाँ दिखाई जी, दे रहा है आपका प्रेजेंटेशन तो दिख रहा है। यस सर। आवाज भी आ रही है? आवाज जी हाँ, बहुत जी कम आ रही है सर, समझ में नहीं आ रहा है। हमें पूरी आ रही है मैडम, आपके उसमें कुछ हो सकता है नहीं प्रॉब्लम? नहीं, हाँ नहीं, यहाँ तो आवाज आ रही है ना, वहाँ से शायद कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू होगा। यहाँ कुछ हो सकता है, नेटवर्क कम हो या जी सर। पूरी आ रही है आवाज अभी अभी बढ़ी क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, हमें आ रही है। नमस्कार सर, हल्की आवाज सर। आ रही है आपकी? आ रही है? आ रही है सर आवाज। आपके यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क की। हाँ, हमारे यहाँ सही आ रही है आवाज। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करूं क्या? अभी डीजी साहब आए क्या? नहीं सर, अभी नहीं आए सर, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, आ जाएंगे। तब तक हेलो, मेरी आवाज सर, मेरी आवाज आ रही है क्या?
डॉक्टर राय साहब, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज। तो आज का जो विशेषज्ञ व्याख्यान एक्सपर्ट लेक्चर ईकोश द्वारा वाटर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रारंभ होने जा रहा है, तो जी। अभी सभी पार्टिसिपेंट्स को, अपने एक्सपर्ट्स को सादर शुभकामनाओं के साथ उनका स्वागत करता हूं कि ईकोश द्वारा उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न नवाचारी और विज्ञान लोक व्यापीकरण शोध अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को राज्य के सीमांत स्थानों तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। राज्य के समस्त 13 जनपदों में ईकोश के द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाएं विद्यार्थियों तक और शोध अनुसंधान संस्थानों तक विभिन्न प्रकार से पहुंच रही है। तो मैं आज के कार्यक्रम के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एस.पी. राय सर का स्वागत करता हूं, पार्टिसिपेंट का स्वागत करता हूं। और मैं राय सर का जो अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा और जो पार्टिसिपेंट बाद में रहे, बताना चाहूंगा कि डॉक्टर एस.पी. राय सर वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जियोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। और इससे पूर्व आप राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में आपने सीनियर साइंटिस्ट के रूप में कार्य किया है और उसके पश्चात आपने BHU ज्वाइन किया। और आपकी जो BSc है वो भी जियोलॉजी में ऑनर्स के साथ में, MSc जियोलॉजी में ऑनर्स के साथ में BHU से ही आपने किया है। और उसके पश्चात आपने जो अपना शोध कार्य है, PhD है, वो उमाऊ विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग से आपने उसको पूर्ण किया है। और आपका जो शोध कार्य रहा वो पद्म श्री, पद्म भूषण और प्रोफेसर KS वालिया जी के सुपरविजन में आपने पूर्ण किया। और आपका PhD का जो उस समय का शोध का विषय था हाइड्रोजियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडीज ऑफ स्याही देवी बिनसर एरिया डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा कुमाऊं हिमालय, इस पर आपने बहुत अच्छा कार्य किया। उसके पश्चात आप जब NIS से जुड़े तो आपने बहुत सारे इस तरह के जो शोध एवं अनुसंधान संबंधी कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया। तो आपका स्वागत है सर। और आप वर्तमान में बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो शोध परियोजनाएं हैं उनको संचालित कर रहे हैं। UNDP की जो शोध और रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप उसमें डीपली एसोसिएटेड हैं। और हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो IAEA है, वियना में जिसका मुख्यालय है, वहां भी आप वर्तमान में सहयोग दे रहे हैं। आप वहां से जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं भारतीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आप ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के फाउंडर मेंबर भी हैं। और इसके साथ साथ आप बहुत सारे अध्ययन जो आइसोटोपिक स्टडीज होती है, आप भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी आइसोटोपिक स्टडी जो हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडीज होती है, उन आइसोटोप्स का जो गुण होता है, आप जाने माने हस्ताक्षर है। तो सर आपका स्वागत है। और डीजी सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स के बीच में। और डीजी सर जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं हम सबका यहाँ पे इंट्रोडक्शन करा देंगे, फिर आपका व्याख्यान जारी रहेगा। तो सर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है सर आपकी व्याख्यान के लिए। धन्यवाद। आपने बहुत सारा हमें लोगों को परिचय बहुत डिटेल में कराया, धन्यवाद उसके लिए। ये मेरी स्लाइड दिख रही है, आवाज मेरी मिल रही है आपको? सर आपकी आवाज भी आ रही है, PPT दिख रहा है सर। ओके, थैंक यू। तो पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा मुझे इस प्रोग्राम में सम्मिलित करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, और मुझे मौका मिला अपना विचार आप लोगों के साथ शेयर करें। जैसे आपने डिटेल बता ही रखा है कि मैंने प्रोफेसर KS वालिया सर के साथ काम किया और कुमायूं एंड गढ़वाल दोनों मिला करके, तो मेरी कर्म भूमि है। वो जो कुछ भी मैंने सीखा है हाइड्रोलॉजी में, मैंने वहीं से सीखा है। क्योंकि PhD करने के बाद मैंने राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ज्वाइन किया, वो भी उत्तराखंड में ही लोकेटेड है। तो जो भी काम हुआ, मैक्सिमम पार्ट मैंने जिंदगी का जो रिसर्च का काम है वो हिल्स में किया है, माउंटेनस हिल्स में, जम्मू से लेकर के सेंट्रल हिमालय तक। तो कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इस अध्ययन के दौरान हमने कुछ टेक्निक्स भी सीखे हैं, जिसमें आइसोटोप टेक्निक्स भी कैसे वाटर रिसोर्सेज को मैनेजमेंट में यूजफुल है, सहायक है, कैसे हम उसको यूज करके। क्योंकि जब भी हम वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं हिमालयाज की, तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे पास सरफेस वाटर रिसोर्सेज है और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है।
उसके बाद हमारे पास तो इन दोनों को अगर सरफेस वाटर की बात करते हैं तो सरफेस वाटर में जितने भी पानी सरफेस के ऊपर, चाहे ग्लेशियर है, चाहे रिवर है, चाहे लेक है, चाहे रिजर्वायर है, ये सब सरफेस वाटर के हिस्सा होते हैं। जब भी ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, हिमालयाज में ग्राउंड वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रिंग्स। तो सब सरफेस फ्लो जो रिवर्स हमारी जाड़े में फ्लो करती है, विंटर में फ्लो करती है, वो हमारे बेस फ्लो मतलब स्प्रिंग के सहयोग से फ्लो करती है। सर 1 मिनट क्योंकि हमारे तो के मुखिया प्रोफेसर दुर्गेश्वर सर जो इकोस्ट के डीजी डायरेक्टर जनरल हैं हमारे कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर दुर्गेश्वर सर कर रहे हैं, तो मैं सरकार इस कार्यक्रम में विशेष स्वागत करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इकोस्ट विभिन्न प्रकार की साइंटिफिक एक्टिविटीज को सीमांत जगहों तक ले जा रहा है। तो प्रोफेसर राय, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, है ना। मैं किसी दूसरे मीटिंग में, वो आरडीसी चल रही है, तो मैं आपसे इसलिए भी क्योंकि आप मेरे गुरु भाई हैं, मैं प्रोफेसर ही छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, और घर से, परिवार से, विश्वविद्यालय से। और जब आपकी पीएचडी का था तो मैंने 89 में डीएसपी में ज्वाइन किया था, कंप्यूटर साइंस में। मुझे बड़ी इससे भी मुझे जब इन्होंने कहा, डॉक्टर भवतोष शर्मा ने, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और मुझे लगा कि वालदिया साहब तो नहीं रहे, लेकिन मैं अभी बेंगलुरु गया हुआ था जवाहरलाल नेहरू सेंटर में, तो प्रोफेसर वहाँ राव साहब से लेके सब उनको कितना याद करते हैं। तो ऐसे स्वनाम धन्य वैज्ञानिक शिक्षक प्रोफेसर वालदिया की आप छात्र हैं, मतलब मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। 2 चीज कहना चाह रहा हूँ, ये हमारी सीरीज है, बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे पास डॉक्टर टावर तो नहीं, आपने सीक्रेट से लेके पूरा इतना काम किया हुआ है। हमारे पास एक तरफ तो इतना दिल्ली न्यूज चल रहा है, लगातार क्लाउड बस्ट भी है, आजकल रुद्रप्रयाग में चमोली में हुआ। दूसरी तरफ हमारे गाँव प्यासे, जो बड़ा पैराडॉक्सिकल एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। हमारे बहुत से सेंटर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही गंभीर इस समय इशू चल रहा है। एक तरफ आसमान से पूरा का पूरा अतिवृष्टि है, और दूसरी तरफ हमारे गांव प्यासे हैं। तो इसके लिए इस समय मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप जैसे विशेषज्ञ का, आप जैसे इस तरह के रिसर्चर्स का, कि लोग जमीन से जुड़ के काम करते हैं। इसलिए भी मैं आपका भी बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या कर सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर वाटर एजुकेशन का एक सेंटर खोला है इस बीच में, तो आप आएंगे भी, मैं आपको आई एम एक्सटेंडिंग दिस इन्विटेशन, आप प्लीज आइए, विजिट करिए, और वाटर एजुकेशन को यहाँ कीजिए, उसको हम बड़े लेवल पर ले जाएंगे। समय नहीं ले रहा हूँ आपका फिर से स्वागत करते हुए, आप प्लीज विजिट, प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव इनवाइटेड मी एंड गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज विथ यू, तो मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं सर। और मुझे याद है आज भी, जब मैं पीएचडी के दौरान, चूंकि मेरा पीएचडी एरिया था अल्मोड़ा, कोसी रिवर बेसिन, तो मैं अल्मोड़ा कैंपस में बहुत रहा हूं सर, आपसे मिला भी उस समय हूं, तो आप मेरे गुरु भी हैं, तो मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और जो भी मैंने काम किया है कुछ हिस्सा उसका शेयर करूंगा। 1 घंटा में तो सारा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपसे, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम लोगों ने सीखा है, और जो कि जिसका उपयोगिता है वहाँ के वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सर। और आशा करता हूँ कि जितने हमारे पीपीटी को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दे विल बी यूज, मतलब उनको बेनिफिशियल होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सर पुनः एक बार आपको धन्यवाद करता हूं, और मैं आगे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। तो सर मैं आई मेंशन दैट आई हैव वर्क इन द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इन कोसी रिवर बेसिन, right from there then I went to the NIH as a scientist. I was posted in Jammu I worked in the Satluj and Tavi river basin. Again I came to the Roorkee, and then again we started to work in the
Kumayu region, Garhwal region, Ganga River, lakes, and all the dimension we have worked in details. Even though we have worked how the forests play the role in the managing the water resources. तो all these things we have carried out. तो मैं इनका ब्रीफली आपको साथ शेयर करता हूँ सर, और आपको शायद अच्छा लगेगा देख करके। तो जस्ट एक चीज हम लोगों को, क्यों हम लोगों को आज प्रबंधन पे ज्यादा बात करने की जरूरत है, क्यों ऐसा क्या हुआ, इसलिए कि वाटर ऐसा सेक्टर था जिसको हमें ऐसा फील होता था पानी बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है और हमें इस पर ध्यान हम लोग कम देते थे। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल इस फिगर में अगर देखेंगे तो 97.5% तो हमारे पास सलाइन वाटर है, 2.5% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है। उस 2.5% फ्रेश वाटर का अगर डिटेल करेंगे तो 70% स्नो ऑन ग्लेशियर्स में है, 30% ग्राउंड वाटर में है, 1.2% में रिवर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, लेक भी है, सारी चीजें हैं। उसमें भी अगर आप देखेंगे 1.2% में तो मैक्सिमम पार्ट परमोफ्रॉस्ट में है, जो वाटर फ्रोजन स्टेज में है, ग्राउंड वाटर हाई एल्टीट्यूड रीजन में। तो हमारे पास कुल मिलाकर के लेस देन 1% ग्राउंड वाटर है, जिसके आधार पे मतलब 100 रुपये में 1 पैसे के बराबर हिस्सा उसका होगा। और उतना ही पानी जो है हम लोगों की पूरी आबादी ग्लोबली उसी मैक्सिमम देखा जाए तो सब उसी के यूजर्स हैं ग्राउंड वाटर के। तो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमारे पास जो हम लोग ये सोचते हैं कि ग्राउंड वाटर अनलिमिटेड है, पानी हमारे पास अनलिमिटेड है, ये तो हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा, बहुत ही लिमिटेड है। शायद हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे से समझा और इसको जल देवता को हमें के रूप में माना। तो पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर कंट्री में हम देखें, कंट्री में सिनेरियो क्या है, कंट्री में सिनेरियो बहुत खराब हो रही है, हम सब लोग फील कर रहे हैं। तो टोटल कंट्री में 7,900 ब्लॉक्स हैं, जिनमें 1200 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं, क्रिटिकल कंडीशंस में है, जहां पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। और एक दूसरी प्रॉब्लम, अच्छा आने वाले समय में डिमांड हमारी बढ़ने वाली, बहुत जबरदस्त डिमांड किस सेक्टर में बढ़ने वाली है, आप देखेंगे डिमांड ज्यादा एग्रीकल्चर के सेक्टर में बढ़ने वाली, क्योंकि मैक्सिमम यूजर जो है वाटर का एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल तो कम है। तो अब एग्रीकल्चर से हमारी पूरी इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी ही हमारी, हम लोग कृषि प्रधान देश हैं। तो अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सस्टेन नहीं होगा तो फिर वाटर अगर सस्टेन नहीं किया तो हम लोग इसकी खराब होने वाली है। तो एक समस्या ये बहुत बड़ी गंभीर आने वाली है। दूसरी समस्या जो काफी विकराल रूप पकड़ रही है वो है क्वालिटी का इशू। तो क्वांटिटी तो कम हो ही रही है, उसके साथ क्वालिटी भी खराब हो रही है। क्वालिटी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फ्लोराइड की प्रॉब्लम है, नाइट्रेट की प्रॉब्लम है, आर्सेनिक की प्रॉब्लम है, हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं वो भी जा रहा है, हैवी मेटल्स हैं, सेलेनिटी है, ये सारी प्रॉब्लम्स अकर कर रहे हैं। इवन अब तो हिल्स में भी हम लोगों ने अभी कुलगाड़ वाटरशेड में स्टडी किया था, वहाँ के स्प्रिंग्स में भी आर्सेनिक मिल रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, स्प्रिंग कंटामिनेशन अभी लोअर गंगा बेसिन में ही रिपोर्टेड था, बट हम लोग बड़े सरप्राइज हुए कि वहाँ की स्प्रिंग्स में भी आर्सेनिक हमें मिल रहा है। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है कि उस क्या प्रोसेसेस है जो वहाँ पर आर्सेनिक रिलीज हो रहा है। तो दूसरी अब नाउ हम आते हैं उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड में आप जैसा कि हम जाते हैं, फिजियोग्राफिक कंडीशन हमारे पास हायर हिमालय रीजन है, जो कि पीक्स आर कवर्ड बाय द स्नो एंड ग्लेशियर। मिडिल पार्ट है हिमालयस का, जहाँ पे हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वहीं रहती है, और जहाँ की पॉपुलेशन हमारी, जहाँ से दो तरह की नदियां निकलती हैं। एक तो यह है कि ग्लेशियर फेड रिवर निकलती है, दूसरी नदी निकलती है जो कि रेन फेड है, उसमें ग्लेशियर का पानी नहीं आता, जैसे कोसी रिवर का एग्जाम्पल है। कोसी रिवर में ग्लेशियर नहीं है कैचमेंट एरिया में, तो जो भी बारिश होती है, रेन फेड मतलब बारिश होती है, उसी बारिश का पानी या तो सरफेस फ्लो करके आता है या तो ग्राउंड वाटर सब सरफेस फ्लो करके आता है। तो दो तरह की नदियां हैं, और दोनों नदियों में प्रॉब्लम बड़ी अलग अलग है एक तरह से देखा जाए। लेकिन जो कॉमन इश्यूज हैं पूरे उत्तराखंड की देखा जाए, तो एक तो यह है कि हमारे नदियों में पानी समर मंथ्स में जब डिमांड हायर होता है कम हो जाता है, रेन के समय बहुत एक्सेस वाटर होता है। एक तो ये वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसको हमें कंट्रोल करना है। दूसरा है ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, ये हम सबको पता है, हम डिटेल नहीं जाएंगे। तो सारे ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं,
तीसरा है ड्राइंग ऑफ स्प्रिंग्स, तो स्प्रिंग का कहीं डिस्चार्ज घट रहा है या वो सूख रही हैं, और उसके कारण बहुत सारे हैं, मैं आगे डिटेल करूंगा। चौथा है स्प्रिंग सूख रही हैं, उसका असर हमारे रिवर्स पे पड़ रहा है और उनका बेस फ्लो, रिवर का गर्मियों में फ्लो कम हो रहा है। चौथा है जैसा आपने मेंशन किया फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस फ्रीक्वेंटली ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या इमर्ज हो रही है, जिससे बड़ी जान माल की हानि हो रही है। इस पे हम लोगों को तुरंत ध्यान देना है। चौथा प्रॉब्लम और है जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, तराई रीजन में आप आएंगे जो कि आपका एग्रीकल्चर, वहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, वहां पे वाटर टेबल नीचे जा रहा है। तो ये सब मिला करके ये उसके बाद एक चीज हमने यहाँ मेंशन करना भूल गया, वो है लेक्स। लेक्स जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, लेक्स की एक अपनी इकोलॉजी होती है। जैसे नैनीताल लेक है, पूरी शहर ही डिपेंड करती है नैनीताल लेक के ऊपर, तो लेक की हेल्थ भी डिटीरिएट कर रही है साथ साथ। तो उस भी एक बड़ा इशू है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं जो अब मैं कुछ आपको और चीजें दिखाता हूँ, जो फोटोग्राफ हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, लास्ट करीब 26-27 ईयर से काम कर रहे हैं। तो हम गांव में जाते हैं, स्प्रिंग्स की स्थिति देख रहे हैं पहले और आज में, रिवर्स की फ्लो आप देखेंगे, फ्लो कम हो रहा है। स्प्रिंग्स हमारे जब हम पीएचडी करते थे वहाँ थे तो स्प्रिंग्स में फ्लो था, आज जाते हैं स्प्रिंग्स ड्राई हो गई हैं। तो ये चेंजेस हमें फिजिकली ग्राउंड पे मिल रहा है, देख रहे हैं हम कि ये हो रहा है। तो एक दो स्प्रिंग्स नहीं, करीब करीब 40% स्प्रिंग्स ड्राई अप हो चुकी हैं, जो हम 93 से अभी कंपेयर करते हैं। तो अब इन सब में हम तो डिटेल, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करने के लिए बहुत सारे टूल एंड टेक्निक्स हैं, उनमें से एक है आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स न्यूली इमर्जिंग टेक्निक्स है, ये 1950 के बाद स्टार्ट हुआ है। और इंडिया में आप देखेंगे तो ये स्टार्ट हुआ 2010, भी हम लोगों ने एनआईएच में स्टार्ट किया 2004 के आसपास, बट उसके बाद पूरी कंट्री में स्लोली स्लोली स्प्रेड किया है। बिकॉज ये इसका एक लिमिटेशन ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बड़े महंगे हैं और उनको चलाना एक थोड़ा सा मतलब खर्चीला है, इसलिए साइंस बहुत ग्रो नहीं कर पाती है। लेकिन जो इससे इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ही ऑथेंटिक होती है। वो चाहे जिस भी टेक्निक से आप काम कर रहे हैं, इसका वैलिडेशन अगर हो गया तो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स में यूजेज द स्टेबल है, तो रेडियो आइसोटोप्स, स्टेबल आइसोटोप्स सबको आपको पता है। इन दोनों आइसोटोप्स को यूज करके हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस, इवापोरेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश का सोर्स क्या है, बारिश होने के बाद कितना स्नो मेल्ट रन ऑफ आ रहा है रिवर में, कितना ग्राउंड वाटर आ रहा है, कितना स्प्रिंग से पानी आ रहा है, कहाँ पानी जा रहा है, सारे पानी को हम ट्रेस कर सकते हैं, उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं। ट्रेस ही नहीं कर सकते, उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं, किस कंपोनेंट में कितना पानी कहाँ पे जा रहा है, वो सारी हम स्टडी डिटेलिंग कर सकते हैं आइसोटोप्स के मेजरमेंट से। अब आइसोटोप्स हम सबको पता है, बट जस्ट आई एम अगेन रिवाइज कर रहा हूँ। तो आइसोटोप्स मतलब एटम्स जो है, सबसे पहली बार एटम्स, एटम्स आर टीनी पार्टिकल्स, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, विच आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, बियरिंग द केमिकल कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। और एटम्स ही आइसोटोप्स बनाते हैं उस एलिमेंट्स के। तो उसमें होता क्या है, एक एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, एक ऑर्बिट होती है, हम सब लोग जानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। तो अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है उसका मास बताता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटॉमिक नंबर बताता है। तो इसलिए एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर ऑक्युपाइंग द सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब जस्ट एग्जांपल, वाटर का अगर एग्जांपल लें, वाटर में हमारे पास दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, H1, H2 एंड H3। तो H3 क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव है, इसको ट्रीटियम बोलते हैं। ट्रीटियम इज ए रेडियो एक्टिव, हम पानी पीते हैं उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और H1 और H2 जो है, ये दोनों स्टेबल आइसोटोप्स हैं, इनमें कोई डीके नहीं होता है। बट ये ट्रेसर का काम ये भी करते हैं, और ट्रेसर का काम रेडियो एक्टिव ट्रीटियम भी करता है। दोनों का टेक्निक्स अलग है, प्रोसेस अलग है। तो कभी डिटेल्स देने का मौका मिला तो मैं जरूर शेयर करूंगा।
इसी तरह से कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं। तो इनके सारे, अब चूंकि वाटर जो भी मॉलिक्यूल बनेगा, तो ब्रॉडली हम देखें तो आइसोटोप्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टेबल आइसोटोप्स है, दूसरा रेडियो आइसोटोप्स है। रेडियो आइसोटोप्स आपको सबको पता होगा, जब भी कोई डेटिंग करनी है, किसी भी चीज की डेटिंग करनी है, तो हमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप याद आते हैं कि भाई सबसे ऑथेंटिक डेट्स रेडियो आइसोटोप्स ही दे सकते हैं। चाहे वो कार्बन डेटिंग हो, चाहे ट्रिटियम डेटिंग हो, चाहे क्लोरीन डेटिंग हो, चाहे यूरेनियम लेड डेटिंग हो, कोई भी डेटिंग हो, तो डेटिंग से हमें एज पता चलता है। चाहे वो पृथ्वी का एज हो, चाहे वाटर का एज हो, चाहे किसी बोन का एज हो, किसी प्लांट्स का एज हो, किसी ट्री का एज हो, सब कुछ हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन रेडियो एक्टिव टेस्टर से। स्टेबल आइसोटोप्स हमें प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, उसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से। अगर बारिश हमारे हिमालय में हो रही है, तो बारिश कहाँ से आई, मेडिटेरियन सी से आ रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से आ रही है, या बे ऑफ बंगाल से आ रही है। तो हम सोर्सिंग भी कर सकते हैं कि कौन सी मानसून अभी एक्टिव है और किस मानसून से पानी आ रहा है। तो ये सोर्सिंग का काम करता है बेसिकली। स्टेबल आइसोटोप्स जो है पूरा पाथ बताएगा। तो दिस इज द बेसिकली ट्रेसर, फिंगरप्रिंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और टाइमर है ये। हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस टाइमर का काम करता है। तो अब आइसोटोप्स जो होता है, H2O मॉलिक्यूल है, अब ये काम कैसे करता है मैं इस पे आता हूँ कि कैसे ये H2O जो आइसोटोप्स हैं वो हमें सिग्नेचर कैसे देते हैं, कैसे हम उनको यूज करते हैं हाइड्रोलॉजी में। बिकॉज अगर H2O है वाटर, किसी वाटर में, तो उसमें जो H2O का मास है चेंज होता है। अगर आप H2O में देखेंगे, ऑक्सीजन O18 है, यहाँ ऑक्सीजन O16 से बना है पानी। तो इसमें एटॉमिक वेट 18 है, इसमें एटॉमिक वेट 20 है, यहाँ पे 19 है। तो एटॉमिक मास इनका चेंज कर रहा है। यही आइसोटोप्स का जो वेरिएशन है मास में, यही हमें सिग्नेचर प्रोवाइड करता है। मैं आगे और डिटेल बताता हूँ आपको। तो अगर एक ग्लास ऑफ वाटर आपके पास है, तो आपको ये लगेगा कि ये वाटर केमिकली एक ही है, बट आइसोटोपिकली इसमें इसमें मोर देन 19 टाइप ऑफ वाटर है। क्योंकि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो डिफरेंट मास के वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। और चूंकि डिफरेंट मास के बनेंगे, तो मास चेंज होता है, तो मास चेंज होने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी मॉलिक्यूल्स की। जैसे जस्ट लाइक एक सिंपल एग्जांपल दें, मास अगर मान लो कोई 40 kg का वेट का आदमी है, कोई 90 kg की वेट का है, केमिकली वी आर सेम, but physically we are, physical appearance changes। even our if you are running, हम दौड़ रहे हैं एक साथ, तो उनका दोनों का रनिंग स्पीड अलग होगा, क्योंकि मास वहां पे काम कर रहा है। मास जो है, कम मास वाले को लाइटर एनर्जी चाहिए, वो दौड़ जाएगा। हाई बड़े मास वाले को, ज्यादा मास वाले को ज्यादा एनर्जी चाहिए वो मूव करने के लिए। तो यही डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस की वजह से आइसोटोप्स हमें हेल्प करता है ट्रेस करने में। कोई भी पानी कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, वो चूंकि पानी जो है एक्सपोज है एटमॉस्फेयर में, तो उस पर सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट से हीट मिल रही है, और जैसे हीट मिलेगा तो सबसे पहला पानी जो निकलेगा आपके कंटेनर से, वो हल्का वाला मॉलिक्यूल होगा। तो इसलिए क्या होगा, ये ऐसा क्यों होता है, हल्का मॉलिक्यूल जाएगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकली दे आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टी वहां से आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी चेंज करेगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है सारे H2O मॉलिक्यूल की। इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, सारे वाटर हैं, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो लेकिन सब एक साथ रह रहे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं। तो जैसे उनको आप हीट देंगे, थोड़ा सा एक्सपोजर हीट का मिलेगा, तो लाइटर वाला पहले निकल जाएगा, छोड़ देगा साथ दूसरे हैवी वालों का, वो आगे निकल जाएगा। तो ये जो होता है, इसको बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट्स। तो इसको अंग्रेजी, इसका जो टेक्निकल वर्ड है आइसोटोप फ्रैक्शनेशन बोलते हैं। कैसे आइसोटोप्स अपने मास में से, टोटल जो मास था उसमें से हल्का वाला आइसोटोप्स कैसे बाहर जा रहा है, और हैवी वाला आइसोटोप्स आपके कंटेनर में रुक जा रहा है। इसी को इफेक्ट को आइसोटोप इफेक्ट्स कहते हैं,
मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम कम है। तो इसका चूंकि ये जो टेम्परेचर और मास दो का फंक्शन हो गया, क्योंकि मास कहाँ आया, एटॉमिक मास से आया, और इन टेम्परेचर कहाँ से आया, एटमॉस्फेयर से आया फ्रॉम द सनलाइट। तो दोनों के फंक्शन से ये जो आइसोटोप इफेक्ट्स काम करता है। तो टोटल जो है स्टेबल आइसोटोप इसी फंक्शन पर काम करता है, वो है आइसोटोप इफेक्ट्स, बिकॉज उनका डिफरेंस इन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। इसीलिए जो आइसोटोप्स हैं, जस्ट लाइक ए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आइसोटोप फिंगरप्रिंटिंग ऑफ वाटर से भी होता है। तो हम किसी भी वाटर का कहीं भी सोर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक डीएनए फिंगरप्रिंट, आप लोगों ने सुना होगा, डीएनए किसी का के बारे में जानना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर दीजिए, पता चल जाएगा उसका सोर्स, सारी उसके पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स सब पता चल जाएगा। तो इवन आजकल आइसोटोप का एप्लीकेशन यही डीएनए तक नहीं है, हर फील्ड में है। आप एथलीट्स का देखे होंगे, डोपिंग टेस्ट भी आइसोटोप टेस्ट है, कार्बन 13 का टेस्टिंग करते हैं। इस इवन फूड एडल्ट्रेशन, हनी एडल्ट्रेशन को पकड़ना है तो आइसोटोप ही काम करता है। इसलिए आप देखेंगे सब जितने हनी प्रोडक्शन वाली बड़ी कंपनियां सबके और मास स्पेक्ट्रोमीटर है। तो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ है, ड्रग के कंटामिनेशन को आइडेंटिफिकेशन करना है किसी भी फील्ड में। तो फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, किसी भी साइंस में जाए, वाटर, किसी भी साइंस में जाएंगे तो आइसोटोप का एप्लीकेशन आज की डेट में बहुत ही वाइड स्केल पे है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने पहले मेंशन किया है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो बड़ा ही एक्यूरेट और एथेंटिक होता है, जो आज तक नॉलेज है हम लोगों का। अभी आइसोटोप, चूंकि हम लोग वाटर की स्टडी कर रहे हैं, वाटर में हम लोग किसी आइसोटोप्स को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज हमें ध्यान देना चाहिए। जो आइसोटोप्स इंसर्ट किए जाते हैं वो हानिकारक होते हैं, उनकी स्टडी बैंड है, वो केवल बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट ही कर सकते हैं विद परमिशन, बट हम लोग नहीं कर सकते, बाकी और साइंटिस्ट नहीं कर सकते। हम लोग काम कर सकते हैं नेचुरल आइसोटोप्स को, जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में नेचर द्वारा इंसर्टेड है, ठीक है। तो अब उनका लेकिन एबंडेंस चेंज होता रहता है। जो आइसोटोप्स हैं सबका मतलब बराबर रेशियो नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप है, H1 H2, तो 2 स्टेबल है। तो H1 जो है 99.985% है, H2 जो है 0.15%। इतने लार्ज स्केल पर वेरिएशन है। इस वेरिएशन का मतलब इस केवल हाइड्रोजन में नहीं, कार्बन में भी देखिए, नाइट्रोजन में भी देखिए, ऑक्सीजन, तो बहुत लार्ज स्केल का वेरिएशन है। अब इस वेरिएशन से एक समस्या ये आई कि हाउ टू मेजर द कंसंट्रेशन, एक इतना कम है दूसरा इतना ज्यादा है। तो उसका सोल्यूशन साइंटिस्टों ने निकाला, हम उसका रेशियो मेजर करेंगे, अबंडेंस ऑफ हाईबी आइसोटोप H2/H1। तो इसका चूंकि बिना मेजर किए हम कैसे आगे स्टडी कर सकते हैं, तो मेजरमेंट तो आपको करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन आइसोटोप कितना है वाटर में, ऑक्सीजन आइसोटोप कितना आइसोटोप में। जब मेजर करेंगे वैल्यू मिलेगी, तभी आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। मेजरमेंट तो करना है, तो मेजरमेंट करने का तरीका निकाला गया कि हम आइसोटोपिक रेशियो मेजर करेंगे। अब आइसोटोपिक रेशियो मेजर कर, चाहे वो किसी भी आइसोटोप्स का, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, किसी भी आइसोटोप्स का करना है तो हम रेशियो मेजर करते हैं। रेशियो से, ये रेशियो जो भी मेजर करते हैं, अभी आपने IAEA का नाम सुना, तो IAEA वर्ल्ड वाइड यही हम लोगों को रिसोर्स में, जिसे आप केमिस्ट्री में हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें एक नोन सैंपल दिया जाता है, उस नोन सैंपल के रेफरेंस में हम अननोन की वैल्यू निकालते हैं। सिमिलर थिंग यहाँ पर भी है, हमें एक नोन सैंपल मिलता है, उस नोन सैंपल से अपनी मशीन को स्टैंडर्डाइज करते हैं, और मशीन को स्टैंडर्डाइज करने के बाद जो सैंपल हमारा अननोन है उसको इसी टेक्निक से, रेशियो के टेक्निक से हम मेजर कर लेते हैं। इतना ही डिटेल हम जाते हैं, चाहते बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो मेजरमेंट होने के बाद जैसे आपको वैल्यू मिली, ये लैब है, हम लोग ये BHU में भी हमने आके लैब डेवलप किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी में इंडिया में हम लोग सेकेंड लैब थी आई थिंक, एंड वो इंटरनेशनल स्केल की लेवल की थी। IAEA में हम लोगों को रिकग्निशन उसी लैब की वजह से मिली। तो मतलब बहुत ही हार्ड वर्क है इन लैब्स को मेंटेन करना और लैब्स को चलाना। इसको बोलते हैं आइसोटोप रेशियो मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर रेशियो है, रेशियो ही मेजर करते हैं। आइसोटोप रेशियो मास स्पेक्ट्रोमीटर रेशियो मेजर करता है।
एक्चुअल कंसंट्रेशन इस डिटेल टेक्निक्स में कैसे काम करता है। तो हम वाटर जो है वेपर के फॉर्म में मशीन के अंदर भेजते हैं। पहले सैंपल लेते हैं, ये लेस देन 1 ml सैंपल चाहिए होता है हमें। उस उतने स्मॉल उस माइक्रोलीटर पानी को 400 से 500 माइक्रोलीटर पानी को हम वेपर बना करके मशीन के अंदर भेजते हैं, और वो जो वेपर जाती है उस वेपर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आइसोटोप का मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो पानी एज इट इज नहीं जाता मशीन के अंदर, वेपर जाती है और गैस हो गया, और गैस से हम फिर आयनाइज करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, और फिर उससे हम मेजरमेंट करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आइसोटोपिक रेशियोज का। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है आइसोटोप्स हैं हाइड्रोलॉजी में, वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये हैं। बाकी तो कुछ यूरेनियम भी है, गोल्ड भी है, क्लोरीन भी है, बट हम लोग वाटर के केस में मैक्सिमम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये इनका स्टडी करते हैं। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हमारे वाटर के सोर्सिंग में काम करते हैं। नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट कंटामिनेशन अगर कहीं पे है तो कहाँ से आया है वो सोर्स बताता है। सल्फर जो है हमें हेल्प करता है कि सेलेनिटी अगर कहीं डेवलप हुई उसका सोर्स क्या है, कहाँ से सल्फर आ रहा है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें हम लोग डिफरेंट आइसोटोप्स डिफरेंट पर्पजेज के लिए हैं, और उनका एप्लीकेशन यूज करके हम स्टडी करते हैं। तो मैं अभी ये डिटेल में नहीं जाता इसके। अब मैं आता हूँ कुछ काम जो हम लोगों ने वर्क भी हम लोग कैरिड आउट किए हैं हिमालयन रिवर बेसिन में। मोस्टली जो भी काम हमारे हैं वो उत्तराखंड के गंगा बेसिन सिस्टम में है सारा काम। थोड़ा सा सतलज में है, थोड़ा या इंडस रिवर बेसिन कर सकते हैं, इंडस रिवर और गंगा रिवर बेसिन। तो पहला काम तो हम लोगों ने किया था, जैसा मैंने बताया कि आइसोटोपिक करेक्टराइजेशन ऑफ स्नो, ग्लेशियर और रेन का किया। पहले हमारे कंट्री में नहीं था, इनका डेटा जनरेट किया गया, और फर्स्ट टाइम हम लोग रेन का सोर्सिंग की स्टार्ट किए कंट्री में कि रेन वाटर आ कहाँ से रहा है। तो वो हम लोगों ने पहला स्टडी तो हम लोग की थी। उसी के साथ दूसरी स्टडी जो इन्वॉल्व थी वो था कि भागीरथी रिवर में जो पानी आ रहा है या गंगा में जो पानी आ रहा है, उस पानी में जो फ्लो है गंगा का, उस फ्लो में कितना ग्लेशियर आ रहा है, कितना स्नो का पानी आ रहा है, कितना बारिश का पानी आ रहा है, कितना सब सरफेस स्प्रिंग का पानी या ग्राउंड वाटर कर सकते हैं, वो पानी कितना आ रहा है। क्योंकि ये बात ये होती है कि अगर ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट कर गए तो गंगा रिवर का क्या होगा, गंगा जी का क्या फ्लो का में क्या अंतर आएगा। अगर ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, स्नो पड़ती है, तो क्या चेंजेस आएंगे, डिस्चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको पूरे कंपोनेंट को समझना पड़ेगा, किस ग्लेशियर से कितना पानी आ रहा है, स्नो से कितना पानी आ रहा है, ग्राउंड वाटर से कितना पानी आ रहा है, अगर बारिश हो रही है तो उसका पानी कितना आपके रिवर में आ रहा है। फिर कुछ काम हम लोगों ने लेक्स मैनेजमेंट पे किया था। नैनीताल लेक्स आप लोग घूमने जाते होंगे, वहाँ एक ऑक्सीजन मिक्सर प्लांट लगा हुआ है। वो हम लोगों की स्टडी के बाद रिकमेंडेशन के बाद लगा। तो फर्स्ट स्टडी इन द कंट्री जबकि हम लोग आइसोटोप लगा करके नैनीताल लेक में, पहली स्टडी है नैनीताल लेक में कंट्री में जहाँ डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुआ था, और लेक का एक एक कंपोनेंट हम लोगों ने क्वांटिफाई किया था और बताया था। बहुत सारे मेजर्स बताए गए थे, बहुत सारे लगे, कुछ अभी भी लगने बाकी है। इन लेक्स में सेडिमेंटेशन हो रहा है। उत्तराखंड अगर नैनीताल लेक का बात करेंगे, कुछ अभी 20 साल पहले जाएंगे तो बहुत इशूज था कि नैनीताल लेक एकदम 10 साल में 20 साल में खत्म हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, सेडिमेंटेशन हो जाएगा। एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, उस पर हम लोगों ने काम किया किस रेट से सेडिमेंटेशन हो रहा है। टिहरी डैम जब बन रहा था वहाँ लीकेज की कुछ प्रॉब्लम्स आई थी टनल्स में, उस पर भी हम लोगों ने काम किया था, उसका सोर्सिंग किया था। टनल में पानी आ कहाँ से रहा है, रिजर्वायर का पानी आ रहा है या कोई ग्राउंड वाटर का पानी आ रहा है। जो आपके कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो रहे हैं जिसका भी सर ने चर्चा किया था, तो वो इवेंट्स का सोर्सिंग क्या है। वो इवेंट्स का, जैसे केदारनाथ इवेंट अगर आपको याद होगा, तो उसमें जो है बात हो रही थी पानी ग्लेशियर लेक से आया, पानी रेनफॉल का पानी है, किससे हुआ। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको प्रोसेस पता नहीं है, इंफॉर्मेशन क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये सारी स्टडी हम लोग की, और भी कुछ स्टडी किए हैं, हम उनको नाम अभी नहीं बताना चाह रहे हैं। जैसे वाटर सेट हाइड्रोलॉजी पे हम लोगों ने बहुत काम किया है। बैरन लैंड अगर है, अगर कल्चरल फॉरेस्ट लैंड है, कल्चरल लैंड है, फॉरेस्ट में पाइन फॉरेस्ट है, ओक फॉरेस्ट है,
क्या चेंजेस होते हैं, क्या किसका रिस्पांस है, वो सब भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है। तो मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। गंगोत्री भागीरथी रिवर बेसिन में हम लोगों ने राइट फ्रॉम गोमुख अप टू देवप्रयाग एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया था। ये प्रोजेक्ट हम लोगों को 2004 से 2008 के बीच चला था और ये बीआरसी मुंबई से फंडेड था। इसके प्रोजेक्ट लीडर डॉक्टर कृष्ण कुमार जी थे, वो भी हमारे सुपरवाइजर एक तरह से हैं, जिनके साथ हम लोगों ने हाइड्रोलॉजी आइसोटोप हाइड्रोलॉजी सीखा। तो हम लोगों ने ये जितने स्टेशन के नाम लिखे हैं, इन सारे स्टेशन से हम लोगों ने सैंपल वाटर कलेक्ट किए थे, फ्रीक्वेंटली किए थे, मंथली बेसिस पे जाते थे, पूरा ट्रेवल करते थे और उन सारे एल्टीट्यूड से, सारे पॉइंट से हम लोग सैंपल कलेक्ट करते थे। और सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो हमें बहुत सारी वंडरफुल चीजें मिली, वो आपको दिखाऊंगा। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, डार्क ब्लू लाइन, ये गौमुख रिवर, गौमुख नाउड से जो पानी निकलता है भागीरथी में आता है, उसका डिस्चार्ज है, वही मेजर किया जाता है। NINS इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी डिस्चार्ज मेजरमेंट कर रहा है बहुत लंबे समय से, 2000 से। तो आप देखेंगे जब जब बारिश हो रही है, पानी रिवर का घट जा रहा है। जब जब भी बारिश होती है, रिवर का पानी घट जा रहा है। तो उस समय ऐसा माना जा रहा था कि रिवर का जब पानी बारिश होता है, उसका रिवर के फ्लो का कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने आइसोटोपिक स्टडी किया तो पता चला ऐसा नहीं है, तो गलत है। सही तो ये है कि जब भी बारिश होती है, रिवर का पानी आता है नदी में, लेकिन क्वेश्चन ये है कि फिर डिस्चार्ज, ये फ्लो कम क्यों हो जाता है। फिर हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन किए उसका, और हमें ये पता चला कि जब ये उसी चीज को हमने थोड़ा डिटेल बना रखा है। एक जगह नहीं हो रहा है, ये गोमुख में भी हो रहा है, गंगोत्री में भी हो रहा है, देवप्रयाग में भी होता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश की। एक जगह का डाटा गलत हो सकता है, दूसरी जगह तो नहीं होगा। सारे क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। जब हम लोगों ने आइसोटोपिक स्टडी किया तो सिग्नेचर आप देखेंगे, ये रेन का सिग्नेचर है, ये रिवर का सिग्नेचर है, तो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पानी नदी में आ रहा है, लेकिन फिर भी फ्लो कम हो रहा है। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना कंट्रीब्यूशन, तो रेनफॉल जो भी हो रही है उसका 34 to 40% अप्रोक्सीमेटली पानी तो आ रहा है, लेकिन ये पानी जो है दिख नहीं रहा नदी में। फिर इसको हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन में गए तो पता चला कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी बारिश होती है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो जाता है, और जब क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो जाएगा, ये 1 साल में नहीं हो रहा है, 2 साल का डेटा आपके पास है, ये हमारे पास 6 साल का डेटा है, 6 साल में ऐसा होता है। तो जब भी क्लाउडी एटमॉस्फेयर होगा तो क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है सडनली। जैसे टेम्परेचर गिर जाता है तो ग्लेशियर की मेल्टिंग कम हो जाती है। जब ग्लेशियर की मेल्टिंग कम हो गई तो क्या होगा, जो ग्लेशियर मेल्ट होकर के पानी आ रहा था, वो बड़ा हिस्सा था, वो पानी कम हो गया, रिवर में डिस्चार्ज तो कम हो जाता है। जो बारिश का पानी आता है वो उसका कंपोनेंट कम है, तो वो पूरा मेकअप नहीं कर पाता है। तो ये कारण है कि ऐसा इसलिए ऐसा हो रहा है कि जब भी बारिश हो रही है तब भी जो है आपका डिस्चार्ज कम हो जा रहा है, लेकिन आइसोटोपिक वैल्यू चेंज होती है। तो इसका डिटेल करके हम लोगों ने फर्दर और इन्वेस्टिगेशन किया। तब तो हम लोग केवल बारिश के बारे में समझ रहे थे। आगे जब स्टडी और आगे बढ़ी तो इसका मतलब हम लोगों को ये समझ में आया कि हम लोग स्नो को भी अलग कर सकते हैं, ग्लेशियर आइस को भी अलग कर सकते हैं, और रेनफॉल को भी अलग कर सकते हैं। तीनों को हम लोगों ने ट्राई किया, बड़ी उसके तीनों के अलग अलग सिग्नेचर डेवलप किए, और डेवलप करने के बाद हम लोगों ने ट्राई किया, और जो मिला वैल्यू, तो हम आप भी जान के आश्चर्य हो गया है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन स्नो मेल्ट से आता है। 60% कंट्रीब्यूशन रिवर में, गोमुख में जो आ रहा है, वो स्नो के मेल्टिंग से आ रहा है। स्नो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर पे हमारे लिए आइस मेल्ट है, उससे करीब 37% आ रहा है, और जो लोकल बारिश आ रही है उसमें जो है करीब 4% है अभी। तो ये ओवरऑल जो मेजर फाइंडिंग हम लोगों की निकली थी। उसके बाद क्या हुआ चेंजेस, हमारे यहाँ जो ग्लेशियर हाइड्रोलॉजिस्ट थे, उसके बाद उन लोगों ने रन ऑफ रेनफॉल कंट्रीब्यूशन जो है अपने मॉडल्स में लगाना शुरू किया। फिर उनके मॉडल्स ने भी वैल्यू देना शुरू किया। नहीं, पहले उसके पहले वो लोग नहीं करते थे। पहले वो लोग केवल स्नो एंड ग्लेशियर इकट्ठा कैलकुलेट करते थे एक जगह। स्नो एंड ग्लेशियर 60%, 70%, 80% कर देते थे, लेकिन अलग अलग कंपोनेंट नहीं करते थे। ये आइसोटोप का एप्लीकेशन का फायदा हुआ कि वी गो अहेड।
तो हमारी जो जानकारी थी उसका डिटेलिंग हुआ। इसी तरह गोमुख भागीरथी में देवप्रयाग पर हम लोगों ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया। जो स्नो एंड ग्लेशियर मेल्ट कंट्रीब्यूशन आया वहाँ करीब 29% आया, और जो रन ऑफ आया वो 22%। रन ऑफ मतलब रेनफॉल होने के बाद जो फ्लो होता है, जो पानी सरफेस फ्लो होकर के नदी में आया, वो पानी आ करके 22%। और जो सब सरफेस फ्लो है, ग्राउंड वाटर है, वो करीब 50%। तो यहाँ भी एक चीज बड़ा इमर्जिंग है। ऊपर तो गोमुख में हमारे लिए स्नो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब हम देवप्रयाग में आए हैं, तो नदी जब देवप्रयाग में पहुंचती है तो बेस फ्लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस फ्लो मीन्स कि स्प्रिंग्स डिस्चार्ज, जो पानी बारिश का द वाटर विच हैज बीन डिस्चार्ज इनफिल्ट्रेटेड इनटू beneath the soil and traveling through the fractures, तो वो पानी है ये सब सरफेस फ्लो। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लेशियर और स्नो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो नदियां, जो रिवर, जो स्प्रिंग्स रेन फेड रीजन में है, जहाँ पर स्नो नहीं है, वहां पे जो रिचार्ज हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिचार्ज में कमी आएगी तो हमारी स्प्रिंग सूखेंगी, और स्प्रिंग अगर सूखेंगी तो उसमें क्या होगा, इम्पैक्ट हमारे रिवर पे जाएगा, और रिवर का बेस फ्लो कम होगा। जब बेस फ्लो मीन्स लीन फ्लो पीरियड मीन्स जब डिस्चार्ज कम होता, कब होता, गर्मियों में होता मोस्टली, तो मार्च से लेके जून तक का पीरियड। और डिमांड हमारी इस समय हायर होती है। मई मार्च से जून जो है उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, टूरिस्ट टाइम है, और अपने भी डिमांड हाई होती है, प्लांट्स की भी डिमांड होती है, कल्चर की, सारी चीजें हैं। तो इसलिए जो है दैट इज द पीक डिमांड टाइम, और हमारा डिस्चार्ज कम हो रहा है। तो जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आप देखेंगे, रिवर्स में डिस्चार्ज कम हो रहा है, उसमें पानी कम हो जाता है, पंपिंग करने में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हमें देखना होगा, हमें जो स्प्रिंग्स के स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा, उनकी रिचार्ज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये नहीं किए हम लोग, केवल स्नो एंड ग्लेशियर पर अटके रहे, तो कल को हमारे लिए समस्या आने वाली है, और समस्या बढ़ती ही जाएगी। कुछ स्टडी हम लोगों ने स्प्रिंग्स पे किया। स्प्रिंग को कई बार बड़े हल्के में लिया जाता है कि स्प्रिंग्स तो हमें दिख रही है, पानी आ रहा है, पर समस्या ये है, क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे कि पानी आ कहाँ से रहा है स्प्रिंग के अंदर, वो पानी जो आ रहा है कितनी तेजी से चल के आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, और रियली पानी डिक्लाइन हो रहा है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है कि सारे स्प्रिंग से पानी घट रहा है क्या, ऐसा है क्या, केवल हम एक दूसरे की सुन के कह रहे हैं। और अगर घट भी रहा है, स्प्रिंग कुछ सूख भी गई हैं, तो उनको हमें कैसे जिंदा करना है, रिवाइव करना है, ये पॉसिबल है। अगर हम हाइड्रोलॉजिकल मेजर्स लें तो हम उनको जिंदा कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। तो मैं कुछ फाइंडिंग्स आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने क्रॉस चेक किया था कि उधर ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर समझा है प्रैक्टिकली खुलगाड़ वाटरशेड में काम करके, क्योंकि लंबे समय से, जैसा सर ने बताया, जी साहब ने, कि हम लोग 1990 में हमने पीएचडी ज्वाइन किया था, 94 तक काम किया। उस समय जो डेटा कलेक्ट किया था स्प्रिंग्स का, स्ट्रीम्स का, वो किसी ने किसी तरह से कंटिन्यू, प्रोफेसर जयंत राव साहब ने उसको कंटिन्यू किया। जो हमने स्टेशन लगाए थे वही स्टेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं वो स्टेशन, हाइड्रोलॉजिकल मेजरमेंट वाले। तो उनको अभी हमारे एक स्टूडेंट है नीरज पंत, डॉक्टर नीरज पंत, वो काम कर रहे हैं कुलगाड़ वाटरशेड में। एक और स्टूडेंट है निजेश, डॉक्टर निजेश, वो भी काम किया, पीएचडी कंप्लीट किए हैं। तो हम लोग कंटिन्यूटी बनाए हैं, चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा अल्लाह, क्योंकि हाइड्रोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है कि 2-4 साल के ऑब्जर्वेशन से आप कोई अच्छी चीज नहीं दे सकते, लंबा ऑब्जर्वेशन चाहिए। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, एक फैक्टर नहीं है किसी साल रेंज ज्यादा होगी कि कम होगी, इवापोरेशन ज्यादा होगा कम होगा, सॉइल मॉइस्चर क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं तो गिना नहीं सकता। इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ डेटा रिक्वायरमेंट, ऑब्जर्व डेटा, मतलब मेजर डेटा का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। दूसरा है तो ये जो अब ये जो स्प्रिंग्स है, मान लीजिए एक स्प्रिंग गंगोत्री में, दूसरी उत्तरकाशी में है, तीसरी देवप्रयाग, क्या ये आपस में कनेक्टेड है?
अगर आप उत्तरकाशी वाली की स्प्रिंग को रिचार्ज करेंगे तो देवप्रयाग वाली में पानी बढ़ेगा। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोगों को अलग अलग करके आंसर देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस स्प्रिंग के लिए आप काम कर रहे हैं तो कितना पानी किस जगह बढ़ेगा। नहीं तो सारा पर्पज हम लोग ब्लाइंडली जाएंगे तो सारा पर्पज फेल कर जाएगा। दूसरा है कि अब इसमें हम लोग ट्राई किए, उस समय तक हमारे पहले जब पीएचडी कर रहे थे आइसोटोप नहीं था, हमारे पास जियोलॉजिकल टेक्निक्स थी, उसी से ट्राई करते थे, जियोलॉजिकल मैपिंग करते थे, स्ट्रक्चरल मैपिंग करते थे, उससे समझते थे वेजिटेशन की मैपिंग करके। लेकिन जब आइसोटोप्स आया हम लोगों ने ट्राई किया तो आइसोटोप्स में एक बड़ी वंडरफुल चीज मिली, वो ये है कि किस ऊंचाई से स्प्रिंग ओरिजिनेट हो रही, कहाँ से पानी स्प्रिंग के अंदर, मतलब जमीन के अंदर जो घुसा पानी, वो पानी कहाँ निकल रहा है, वो जो हमारे स्प्रिंग पे निकल रहा है, तो वो हाइट क्या है वो हमें पता चल जाती है। तो जैसे टिहरी में एक स्प्रिंग लिया था हम लोग, 640 मीटर पे उसका एल्टीट्यूड था, वहाँ की स्प्रिंग का कैरेक्टर लिया, प्रेसिपिटेशन का कैरेक्टर लिया, दोनों के आइसोटोपिक कंपोजिशन में -5 का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये हो क्यों रहा है? पता चला ये पानी जो आ रहा है 1260 मीटर की एल्टीट्यूड से आ रहा है, हिल पीक से आ रहा है कहीं से। तो ये हम लोग तो एक्चुअल एक्चुअल एल्टीट्यूड क्या हुआ, 1900 मीटर हो गया। 1260 तो ये दे रहा है और 640 ये था, लोकेटेड था, तो 1900 मीटर की एल्टीट्यूड से पानी आ रहा है एक्चुअल डिस्चार्ज जो हो रहा है। तो इस तरह से हमें एक्चुअल रिचार्ज कहाँ से हो रहा है वो जोन आइडेंटिफाई, इससे फायदा ये होगा कि हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे और इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो जो भी हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जो भी हम मीजर्स लेंगे, उसी बीच में लेंगे, इस 640 और 1900 के बीच में, ताकि पानी जो है हमारे स्प्रिंग्स में पहुंचे। तो ये आइसोटोप्स का एप्लीकेशन है कि हम इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड इफेक्ट। आइसोटोप में जब पानी का, बारिश का पानी रेनफॉल हरिद्वार से अगर गंगोत्री की तरफ रेनफॉल जा रही है तो उसका हर 100 मीटर पे उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है पानी का, बारिश के पानी का। और वही बारिश का पानी जमीन के अंदर जा रहा है तो उसका भी कैरेक्टर चेंज हो जाएगा उसी तरह से। तो इस तरह से हम, ये हेल्प करता है कि किस एल्टीट्यूड पर बारिश के रिचार्ज से वो पानी स्प्रिंग सर्वाइव कर रही है। इसको हम लोगों ने क्रॉस चेक भी करते हैं। टीटीएम रेडियो एक्टिव मैंने बताया था, तो इससे भी हम करते हैं पानी। टीटीएम जितना ज्यादा वैल्यू होती है, इसका मतलब वो जो है स्प्रिंग उतनी डायनेमिक, उतना ज्यादा रिचार्ज वहां से हो रहा है, उतना फ्रेश वाटर उसमें है। अगर ये जैसे ऋषिकेश की स्प्रिंग 7.5 है, ये करीब करीब ये समझिए कि यहाँ पे पानी पहुंचने में 12 से 15 साल लग जा रहे हैं। जो यहाँ पानी उत्तरकाशी वाली स्प्रिंग से में उसमें बारिश हुआ उसी साल पानी पहुंच जा रहा है। ये डिफरेंस है, ये हम पता कर सकते हैं टाइम, रेजिडेंस टाइम की, भाई कितने समय बाद पानी वहां से पहुंच रहा है। अब मैं एक आपको केस स्टडी लेक का दिखाता हूँ, नैनीताल लेक का, बहुत पुराना स्टडी है। ये हम लोग किए थे 96 से लेकर के 2000 के बीच में। तो इसमें क्या था उस समय, जैसे मैंने बताया, सारी स्टडी हम लोगों ने किया था नैनीताल लेक के ऊपर। बहुत डिस्प्यूट थे, लेक का पानी कंटामिनेट हो रहा था, सबको पता था। लेक में सेडिमेंटेशन रेट बड़े हाई हैं, लेकिन उससे लाइफ पे क्या, लेक के लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, ये सब लेकर के बहुत बड़ा डिस्प्यूट था उस समय हम लोगों ने। तो हम लोगों को उत्तराखंड उस समय काउंसिल था, उसी से प्रोजेक्ट मिला था, काफी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था, उत्तराखंड काउंसिल से ही प्रोजेक्ट मिला था। और उनको स्टेट उत्तराखंड काउंसिल जो भी था, मुझे याद नहीं, नाम नहीं याद आ रहा, तो वहां से फंडेड था प्रोजेक्ट। और इस पर हम लोगों ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत ही डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया। और आप देखेंगे एक एक कंपोनेंट बारिश का कितना पानी वहाँ के, जो आप अगर नैनीताल गए होंगे, वहाँ बहुत सारे ड्रेन्स हैं जो कि झील में जाके मिलते हैं। तो उन ड्रेन्स के द्वारा कितना परसेंट पानी, टोटल बारिश अगर 100 मिलीमीटर हुई तो 10% पानी झील, वो नालों के द्वारा झील में जाता है। और सब सरफेस जो जमीन के अंदर से पानी जाता है, जिसका हम इम्पोर्टेंस नहीं देते थे पहले, ये 50% है। बहुत बड़ा कंपोनेंट जमीन के अंदर से पानी आता है नैनीताल लेक में। और ऐसे होता भी है, सीपेज अगर लेक से पानी भी बाहर जो जाता है वो भी कम नहीं है, 55% है। एक बड़ा हिस्सा लेक से बाहर सीपेज करके जाता है और बड़ा हिस्सा पानी लेक के अंदर आता है। एक लाइव लेक के लिए, एक्टिव लेक के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर लेक में पानी आए ना और लेक में पानी जाए ना, ये तालाब हो जाएगा, इसके पानी में बदबू आने लगेगी।
लेकिन कंटामिनेशन होने के बाद फिर भी लेक फ्रेश है, बिकॉज उसमें डायनेमिक्स है, लेक में पानी आ रहा है और पानी जा रहा है। एक बहुत बड़ी एक्टिव लेक की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। और उसमें डायरेक्ट बारिश होता है तो कितना आता है, इवापोरेशन लेक से कितना होके चला जाता है। जो पानी हम लोग स्लुइस के थ्रू बहाते हैं वो कितना है। पानी दो तरह से बाहर जाता है लेक से। एक, जब लेक भर जाती है, वहाँ एक स्लुइस लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, उसको खोलते हैं तो करीब 35% पानी तो हम लोग उधर से निकालते हैं, बाकी 55% जमीन के अंदर से निकलता है, जो टोटल डिस्चार्ज है। तो ये इसका कंपोनेंट मिला, और इस कंपोनेंट के मिलने के बाद हम लोगों को समझ में आया कि वहाँ की डायनेमिक्स क्या है। और डायनेमिक्स जब समझ में आई तब हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है, जो पोल्यूशन निकालना है उसको हम निकालने के लिए स्लुइस जो गेट है इसके थ्रू हम लोग कंटामिनेंट बाहर कर सकते हैं। तो जब जाड़े में क्या होती है, जाड़े में लेक में मिक्सिंग होती है, आपने देखा होगा जाड़े में लेक काली हो जाती है। तो नीचे का जो मलबा है, गंदगी है, वो मिक्स हो जाती है लेक के अंदर, क्योंकि लेक का पानी चर्निंग करता है, टेम्परेचर डाउन होता है, लेक टेम्परेचर डाउन होता है, डेंसिटी सरफेस टेम्परेचर की बढ़ जाती है और वो नीचे चली जाती है, सिंक करता है पानी, और नीचे वाला पानी ऊपर आता है, क्योंकि नीचे वाला पानी जो है टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है, 12 से 15 डिग्री होता है। ये वाला ऊपर जाएगा, ऊपर 0 हो गया, नीचे चला आएगा, और इस तरह से लेक में एक चर्निंग स्टार्ट होती है। और उससे कारण जो वाटर में जो भी आपके मड हैं, जो भी आपके ट्रेस मेटल्स हैं, हानिकारक हैं, वो ऊपर आते हैं। और जब वो ऊपर आते हैं तब हम लोगों का था कि भाई उनको स्लुइस से निकाला जा सकता है। उस समय अगर बारिश होती है, कुछ होता है, तो हम लोग स्लुइस से निकाल सकते हैं। और चूंकि ये होता था तो फिश मॉर्टेलिटी होती थी, पीने के पानी में भी ऑक्सीजन कम हो जाता था, मिक्सिंग होगा तो ऑक्सीजन कम हो जाता था, इसलिए फिश अचानक फिश रातों रात मर जाया करती थी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलती थी। तो ये हुआ, सजेस्ट किया गया भैया इसमें ऑक्सीजन मिक्सर प्लांट लगाइए, और अगर ऑक्सीजन मिक्सर प्लांट लग जाएगा तो ये एक्टिविटीज कम हो जाएगी, और उससे ऑक्सीजन पूरे लेक में सर्कुलेट होगी, तो फिश फिश मॉर्टेलिटी नहीं होगी, पीने के पानी में भी कोई कंटेमिनेशन नहीं होगा। तब से वो लगाया गया। और आज लेक अभी हम गए थे कुछ दिन पहले, देखे लेक में काफी फ्रेशनेस है। जो 90 में मैंने देखा था वो चीज अभी भी देखा तो अच्छा लगा मुझे। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि केदारनाथ इवेंट हुआ था। उस इवेंट को उस समय था कि पानी आया कहाँ से, इसका सोर्स क्या है। तो ऐसा नहीं लगता था कि वो बारिश का पानी है, लगता था कि कोई स्नो मतलब कोई लेक है, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर की लेक है, वो आउटब्रस्ट की है, उससे सारा फ्लड आया हुआ है। जब हम लोगों ने उसका स्टडी किया, स्टडी करने के बाद ये मिला कि नहीं, जो पानी है, जो डिस्चार्ज है, वो ये देखिए रेन वाटर है। तो मैक्सिमम पानी, मतलब 74% पानी जो पानी आया वो रेन की वजह से आया। स्ट्रीम फ्लो जो मैक्सिमम आया है, ये देखिए यहाँ पर आइसोटोपिक कंपोजिशन है, और ये रेन वाटर का आइसोटोपिक कंपोजिशन है, दोनों मैच कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला था, अराउंड 74% से ज्यादा हमारा पानी जो आया था, 25%, ये पानी हमारा रेन के द्वारा आया था। तो ये इसके मतलब ये इवेंट्स के बारे में समझना, फ्लड क्यों आया, कैसे आया, उसका सोर्स वाटर क्या था, रेनी था या कुछ और था। तो आइसोटोप्स वहां भी हेल्पफुल है। ये सारे लेक्स पर हम लोगों ने सेडिमेंटेशन रेट निकाले थे, जैसा मैंने मेंशन किया, नैनीताल, नकुचिया ताल, भीमताल, 7 ताल, एक डिटेल स्टडी मैंने हम लोगों ने लेक पे किया था, इवन डल लेक पे भी किया था, कूलर लेक पे भी किया था। तो सारे लेक्स पे, जम्मू में एक मानसर लेक है, वहाँ वहाँ भी किया था। तो सारे लेक्स पे सेडिमेंटेशन, ये सेडिमेंटेशन रेट नैनीताल लेक का मिला 8.6 मिलीमीटर पर ईयर। इससे जब हम लोग नैनीताल लेक का लाइफ निकाले, एक्सपेक्टेड लाइफ क्या हो सकती है लेक की, तो उस समय 2200 साल आए थे, 2200 साल। तब जाके डिस्प्यूट थोड़ा सा मिनिमाइज हुआ था। अगर हम लोग सेडिमेंटेशन रोकते हैं, सेडिमेंटेशन मिनिमाइज करते हैं, तो लेक्स के लिए बहुत खतरा सेडिमेंटेशन से नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो चीजें हम नहीं करेंगे, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बढ़ेगी, सेडिमेंटेशन लेक में तो बढ़ेगा नेचुरली, तो फिर वो जो है एक प्रोसेस को हिट करेगा। कौन सा प्रोसेस? जो पानी सरफेस से नीचे से आता है, यहाँ का सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएगा ज्यादा, ये पानी लेक के अंदर नहीं जाएगा।
और जो पानी यहाँ लेक से बाहर जाता है ये भी नहीं निश्चित, तो ये जो है एरिया लॉक हो जाएगी, क्लॉग्ड हो जाएगी, और जब क्लॉग्ड हो जाएगी तो खतरा है लेक के लिए, फिर लेक का फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी, वो पॉन्ड की तरह काम करेगी, ये पानी कहीं डाइवर्ट हो जाएगा, दूसरी जगह से निकल जाएगा। तो ये है मतलब स्टडीज का हम लोगों को कि भाई लेक को मैनेज करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, रिवर को, स्प्रिंग्स को, फॉरेस्ट के बारे में। इसी तरह से हम लोगों ने एक स्टडी किया था टिहरी डैम में, 2 गैलरी हैं, AGR3 और AIGR, 2 गैलरीज थी। इन दोनों गैलरी में पानी आ रहा था बहुत ज्यादा। डैम नया नया तब कंस्ट्रक्शन था, ये 2006 की बात है, 7 की बात है, तो पानी आ रहा था, इसका एक कंसर्न था। तो THDC के लोग हम लोग के यहाँ आए थे, तब मैं नाइट में था, डॉक्टर विष्णु कुमार जी हमारे हेड थे, तो उन्होंने कहा भाई एक स्टडी करते हैं, इसको भी पता करते हैं कहाँ पे है। तो हम लोगों ने सोर्स इसका निकाला था, तो उस समय जो हम लोगों को मिला था कि ये जो पानी गैलीज में आ रहा है ये रिजर्वायर का पानी नहीं है, यहाँ कोई लीकेज नहीं है, जो भी पानी आ रहा है इधर से रिचार्ज होकर के स्प्रिंग वाटर इसके अंदर जा करके और निकल रहा है। तब हम लोगों ने उन लोगों को बताया, इसका पॉसिबल एरिया बताया, फिर ट्रीटमेंट हुआ तो जाके डिस्चार्ज इसका कम हो गया था। ये सब एप्लीकेशंस हैं आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स कैन बी यूज्ड फॉर एनी प्रोसेसेस ऑफ द हाइड्रोलॉजी। Complete hydrological cycle we can quantify, we can understand the processes, how it is operating, and what is the source of that particular process. So all the things, all the components we can quantify, we can know the source, we can know the mechanism, और on today आज के डेट में जो है आइसोटोप हाइड्रोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड ए फुल फ्लेज सब्जेक्ट। In developed country, MTech courses are available. In India, we have tried but we failed. So MTech courses are available in the isotope hydrology. So we can, अब देखिए कौन कौन से कंपोनेंट वी कैन स्टडी। एटमॉस्फेरिक, वाटर वेपर, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, रिसाइकलिंग प्रोसेस। अगर फॉरेस्ट से आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो भी पानी एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो आपके बारिश होने में आपके जो फॉरेस्ट का क्या रोल है? तो बिकॉज वो जाकर मॉइस्चर वहाँ ऐड ऑन हो रहा है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, जो ट्रांसपिरेशन से पानी गया उस मॉइस्चर में ऐड ऑन हो गया, इसका मतलब बारिश क्लाउड क्वांटिटी बढ़ रही है आपकी। तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है इंडिया में, बहुत ही इन्फेंट्री स्टेज में है, लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट लगे हैं, बट ये क्या है बहुत ज्यादा, जैसा मैंने मेंशन किया, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी में कंटिन्यूटी चाहिए और डेटा चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई मिरेकल हो जाए, इट टेक्स टाइम। नंबर 2 है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में हम लोगों ने आपका रिवर का एग्जांपल दिखाया, उसे डिस्चार्ज भी मेजरमेंट कर सकते हैं। पार्टीशनिंग अपने मैंने फ्लो का दिखाया आपको। सोर्स वाटर कि भाई भागीरथी रिवर में पानी आया, कहाँ से आ रहा है, लेक में पानी आ रहा है, क्या सोर्स है उसका, इसलिए अगर सोर्स पता होगा तो हम उस कंपोनेंट में ट्रस्ट करेंगे। तो कोई भी रिजर्वायर है, इसी है, सीरीज है, तो कहीं भी किसी भी चीज का सोर्सिंग करना है, उसका जानना है, तो कंप्लीट स्टडी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम रिवर का ही केवल कर सकते हैं। इसी तरह ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर either in alluvial plain or in the mountainous region. So we can carry out detailed investigation for all the type of groundwater, in all the terrain. And we can know the recharge process, we can know the source of water, whether it is recharged from the river, precipitation or river, रिवर से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, लेक से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, या प्रेसिपिटेशन का रेन का पानी आ रहा है। जो ग्राउंड वाटर आप निकाल रहे हैं, जो स्प्रिंग में आपके पानी आ रहा है, वो कितने साल पुराना है, आपको जान करके ताजुब होगा कि जो ग्राउंड वाटर है मिलियन ईयर ओल्ड ग्राउंड वाटर है, 40,000 50,000 तक ओल्ड वाटर तो हम कंट्री में डेट किए हैं, जबकि हम लोग अभी ऊपर के 100 मीटर 200 मीटर तक है। अगर हम डीप जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई पानी हिमालय में रिचार्ज हुआ था 2000 साल 10,000 साल पहले, आज गंगा बेसिन में आज पहुंचा है बनारस में, तो 20,000 साल 50,000 साल लग सकते हैं टाइम। ये पॉसिबिलिटीज हैं। हम लोग क्या कहा जाता है पाताल गंगा फ्लो कर रही है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। टिल नाउ इट इज अनएक्सप्लोर्ड।
and these are the future areas where we can concentrate, where angers can concentrate. पहली वाटर, कुछ वाटर ऐसे होते हैं जो पुराना, जैसे हमने बताया पूरा बहुत पुराना पानी है, आज के डेट में रिचार्ज, जैसे राजस्थान में आप जाएंगे बहुत सारी जगह पर ग्राउंड वाटर मिलेगा, आज के डेट में वहाँ रिचार्ज नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पानी ग्राउंड वाटर मिलता है, वो आज का पानी नहीं। आपके स्प्रिंग में पानी आज का मैंने दिखाया कि बारिश हो रही है, उसी साल पानी स्प्रिंग में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ का पानी 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले जब बारिश हुई थी तब का रिचार्ज पानी वहां पे ट्रैप्ड है। तो ये इस तरह से जियोथर्मल, आपके यहाँ पता, आपके पास तमाम हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, उन हॉट वाटर स्प्रिंग्स का सोर्स क्या है, पानी कहाँ से आ रहा है हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, क्या उनका पानी बारिश का पानी है या जमीन के अंदर से आ रहा है, क्या सोर्स है, ये सब चीजें हैं जो कि कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ किया भी है, बद्रीनाथ थर्मल स्प्रिंग का काम किया है, गर्म पानी पे, मतलब हर जगह हम लोगों ने कुछ काम किया, आइडियाज हैं हम लोगों के पास। देन ये क्लाइमेटिक हिस्ट्री भी हम रिवील कर सकते हैं, क्या क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं, कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, तो ये सारी चीजें, ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। लेक्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, लेक सरफेस वाटर बॉडी में ही आ गया, तो लेक्स का कोई भी कंपोनेंट हो, डायनेमिक्स ऑफ ग्राउंड वाटर हो, उसका लेक सेडिमेंटेशन हो, लेक सेडिमेंटेशन से क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे लेक की लाइफ पे या लेक की एक्टिविटी पे, वो सारी चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सबसे वजह से अब रेजिडेंस टाइम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंस टाइम हम किसी और टेक्निक से नहीं जान सकते, रेजिडेंस टाइम जानना, यहाँ पे ग्राउंड वाटर एज जानना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैनेज करने के लिए। अगर आप कोई सिटी बना रहे हैं, कहीं डेवलप कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पे पानी जो आपका ग्राउंड वाटर है वो रिसेंट का रिचार्ज है या 1000 साल पहले का है, 2000 साल पहले का है। अगर 2000 साल पहले का पानी है, इसका मतलब कि वहाँ बहुत एक्टिव रिचार्ज नहीं हो रहा है, वो लिमिटेड होगा पानी, वो कभी खत्म भी हो सकता है। लेकिन जो पानी यंगर है, इसका मतलब हर साल पानी आ रहा है, तो बारिश होती रहेगी, पानी की कमी नहीं होगी। तो इस सब के इम्प्लीकेशंस हैं। हाँ, जब भी कोई हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, जो कोई सिटी डेवलप कर रहे हैं, किसी भी तरह इंडस्ट्रियल एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर इंडस्ट्रियल एरिया हम रिचार्ज जोन में बना दिए तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर क्या होगा, सारे कंटामिनेंट घुस जाएंगे ग्राउंड वाटर में। क्योंकि इंडस्ट्रियल में तो इंडस्ट्रियल एरिया हम लोग अपना बेनिफिट देखते हैं, वो केयर नहीं, दे विल नॉट टेक केयर, और ऑल द इफ्लुएंस विल गो इनसाइड द अर्थ and it will join to the aquifer and groundwater, so it will contaminate. Once the groundwater has been contaminated, it is very difficult to improve it in its original state. So these are the groundwater, surface water एक बार हम clean कर सकते हैं, cleaning of groundwater is impossible. Only the way you have to recharge more and more water, and then dilution will take. With the dilution you can improve the condition of the groundwater. So these are the applications of the isotopes in the managing the water resources of hilly terrains. We are also continuing our study in the Ganga plains also, along with the Himalayas. हिमालय में भी काम कर रहे हैं, गंगा प्लेन में काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। So isotopes is a very wonderful tool. And I will request the angers to come ahead and join the research in the area of the isotope hydrology. Certainly it will be beneficial for the youth and planners and policy makers. I would advise, sir, please involve isotopes applications, isotope study in your programs, so that what will happen, because number of people are very limited, if the isotope people are not getting opportunity, they will be discouraged and the knowledge will be vanished. तो ये सब चैलेंजेज हैं, आपके पास बहुत ज्यादा आइसोटोप पे काम करने वाले भी नहीं है, इसलिए लिमिटेशंस हैं। एक तो जानकारी नहीं है, उसके बाद उसमें मेजरमेंट टेक्निक्स है, डिफिकल्ट है, उसको प्रोसेस अंडरस्टैंड करने में 4-5 साल 7 साल लग जाते हैं कि आइसोटोप जितने हम आपको बोल रहे हैं इनको करने में हम लोग
पता नहीं कितने समय रात रात तक बैठे हैं, तब जाके समझ में आया है। क्योंकि हम लोगों के पास, आपको पता है, देयर इज नो कोर्स इन आइसोटोप हाइड्रोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप इन वाटर रिसोर्स। जो भी करना है, कुछ करना है, आपको खुद झक मार के सीखना है। डेवलप कंटिन्यूअस लिटरेचर्स हैं, उनको के साथ सीखना है, करके आप आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज माय एंड। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। एनी क्वेश्चंस, आई वेलकम यू ऑल। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और आशा करता हूँ मुझे आपका मेरा लेक्चर अच्छा लगा। और अच्छा वीडियो ऑन कर जरा, वीडियो ऑन कर। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में, और एप्लीकेशन पार्ट जो आइसोटोप्स का है, वो हमारे रीजन के जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है, आइदर रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं या लेक्स हैं, उनकी स्टडी में क्या क्या उनका एप्लीकेशन पार्ट हो सकता है, और भविष्य में हम क्या क्या इसका और यूज करके, प्रयोग करके, जो हमारी वाटर सिक्योरिटी की जो समस्या आज देश में है, और आने वाले समय में अगर हमने कुछ नहीं किया तो और प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने उसमें काफी अच्छा प्रकाश डाला, और हमारे पार्टिसिपेंट निश्चित तौर पर इससे कहीं न कहीं उनका माइंड इग्नाइट हुआ होगा। और अभी हमारे जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, तो मैं कहना चाहूंगा पार्टिसिपेंट से, यदि किसी के मन में कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कृपया वो अपना अनम्यूट कर ले माइक, और प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही जब प्रश्न उत्तर समाधान हो जाएगा, उसके बाद में वोट ऑफ थैंक्स होगा, कार्यक्रम का समापन होगा। तो हमारे पार्टिसिपेंट जो पूछना चाहे, या तो हैंड रेज करेंगे या डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्वेरी, पहले अपना परिचय भी देना है। डॉक्टर विकास तोमर, सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड से जुड़े हुए हैं। उत्तरांचल रीजन जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ही एक डिवीजन है, ऐसी होगी। सर नमस्कार। जियोलॉजिस्ट हैं आप भी डॉक्टर विकास जी, प्लीज आपका स्वागत है। सर थैंक यू बतूर शर्मा सर। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा ये है कि जब हम स्प्रिंग का रिचार्ज एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जी, उसमें जो हमने, जैसे आपने स्लाइड में दिखाया है कि किस एल्टीट्यूड से रिचार्ज हो रही है, तो उसमें क्या मतलब हमें अलग अलग एल्टीट्यूड पे रेन गेज इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे ताकि हम उसको कैप्चर कर पाए? हाँ जी जी, एक्चुअली इनिशियल स्टडी करेंगे जब, तो आपको एक वाटर सेट लेवल पे करना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। क्योंकि स्प्रिंग का तो वाटर सेट डिफाइन नहीं कर पाते हैं हम, बहुत कठिन काम है। तो पहले आप एक स्मॉल वाटर सेट पकड़ें, उस वाटर सेट में डिफरेंट एल्टीट्यूड पे रेनफॉल का कंपोजिशन कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको कैच करना पड़ेगा। जब एक बार रेनफॉल का कंपोजिशन मिल गया आपको, देन उससे आप स्प्रिंग का कंपोजिशन ऑलरेडी आप मेजर कर रहे हैं, आइसोटोपिक कंपोजिशन, तो उसके कंपेरिजन से आप एल्टीट्यूड इफेक्ट लगा करके आप एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। वो स्प्रिंग किसी भी एल्टीट्यूड पर हो सकती है रिचार्ज जो, ठीक है। तो एक स्प्रिंग के लिए करने के लिए एक ही स्प्रिंग पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, तो शायद आपका पर्पस फेल हो जाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि स्प्रिंग किस एल्टीट्यूड से आ रही है। आप बिगिनर हैं, ठीक है। तो वो स्प्रिंग जिस भी वाटर सेट में है, उस वाटर सेट को राइट फ्रॉम द लोअर एल्टीट्यूड टू हायर एल्टीट्यूड पूरा आप एक बार स्कैन करें इन द फॉर द रेनफॉल। जी, थैंक यू सर। और कोई पार्टिसिपेंट अगर प्रश्न पूछना चाहे, हमारे कोई पार्टिसिपेंट अगर कोई क्वेरी है आज की व्याख्यान के संदर्भ में, तो सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, हाँ पूछिए, जरूर पूछिए। सर मैं डॉक्टर राधा बल्लभ बोल रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है सर, जो सोर्स ऑफ वाटर है ना जी, जैसे रेन वाटर है, ग्लेशियल वाटर है या अंडरग्राउंड वाटर है, तो आइसोटोप्स की हेल्प से हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर? ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है इन वाटर में जो हम आइसोटोप्स की हेल्प से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी, उसमें कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है? जी मैं बता रहा हूँ आपको। जी, आप जब बारिश की प्रोसेस होती है, मान लीजिए बारिश बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट हुई, ठीक है। जी 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 तो हमने बताया कि लाइटर मॉलिक्यूल ऊपर जाता है, जल्दी जाता है। तो जब इवापोरेशन हुआ तो लाइटर एटमॉस्फेयर में गया, ठीक है। लेकिन जब ठीक है बारिश होती है तो हैवियर मॉलिक्यूल्स पहले फॉल करता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ठीक है तो सर। जो बारिश में हैवियर आइसोटोप्स हैं वो पहले फॉल करते हैं। तो पहले फॉल अच्छा। करते हैं, इसका मतलब जो कोस्टल एरिया में बारिश होती है उसका आइसोटोपिक कंपोजिशन ज्यादा हैवी होगा। और जैसे जी जैसे बारिश बढ़ती है, हजारों साइकिल बारिश के इवेंट होते रहते हैं, कहाँ तक, गंगोत्री तक पहुंचते पहुंचते सबसे लास्ट जो है स्नोफॉल होता है, ठीक है। जी 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 तो सबसे लास्ट में स्नोफॉल हुआ तो वहां तक बारिश पहुंचते पहुंचते उसका आइसोटोपिक कंपोजिशन एकदम लाइटर हो गया, हल्का हो गया।
ठीक है, उसमें जितने आइसोटोप्स के मॉलिक्यूल है सब हल्के वाले मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो जी। अब रास्ता पूरा ट्रेवल, वेपर पूरा ट्रेवल कर रही है, तो जगह जगह पे, क्योंकि पहले हाइबियर गिरा, फिर हाइबियर और लाइटर का मिक्सिंग गिरा, फिर हाइबियर खत्म हो गया, फिर लाइटर ही केवल गिर रहा है स्नो एंड ग्लेशियर में। तो स्नो का आइसोटोपिक कंपोजिशन सबसे लाइट, सबसे कम आएगा, -20, -30, -12, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओके। जो ग्राउंड वाटर का कंपोजिशन आता है वो -5 से -8, -9 के बीच आता है, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड वाटर उसके जो पानी उसके पहले बारिश हुआ मिडिल हिमालय में, उससे ग्राउंड वाटर बना है, ठीक है। और इसी तरह रेनफॉल का क्या होता है, जैसे बारिश हुई उसका कहीं कुछ नहीं हुआ, वो पानी तुरंत भागता है, तो वो वही कंपोजिशन लेके भागता है जो बारिश का कंपोजिशन था, ठीक है। जी जी जी। तो रेनफॉल का जो तीनों का कंपोजिशन हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ओके। तीनों का कंपोजिशन जब पकड़ लेते हैं, तीनों के मिक्सिंग से रिवर फ्लो कर रही है। स्नो का पानी आया, ग्राउंड वाटर आया, रेन का बारिश, रेनफॉल, तीनों का मिक्स हो गया तो रिवर का फ्लो हो गया, ठीक है। ठीक सर। अब आपको मिक्सिंग कंपोजिशन मिल गया, आपको इंडिविजुअल कंपोजिशन एक एक कंपोनेंट का मिल गया, तो जी एक जी मास बैलेंस टेक्निक है, ठीक है, मैथमेटिकल जी। कंप्यूटेशन है। तो उस जी मास जी। बैलेंस टेक्निक्स को अब जब अप्लाएंगे तो अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग आइसोटोपिक सिग्नेचर का क्या कंपोनेंट है, कितना कंट्रीब्यूशन, वो निकल जाता है। ओके। तो कभी जी, आपको नमस्कार सर। तो आप मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। और सर एक और था क्वेश्चन, जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स के थ्रू ना, ट्रीज और प्लांट्स के थ्रू, जी तो उसको भी क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइसोटोप, यूजिंग एकदम आइसोटोप? एकदम एकदम कर सकते हैं आप ये देखेंगे, जब इवापोरेशन होता है तो इवापोरेशन, इवापोरेटेड मॉलिक्यूल का कैरेक्टर चेंज हो जाता है आपके रिवर से या रिजर्वायर से, वो उसका हल्का हो जाता है, ठीक है। जी। प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पानी लेता है वही पानी छोड़ता है, वो जो अच्छा, उनका सेम होगा सर? हाँ जी। सेम होता है, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है, तो जो जी पानी जी। लेता है वही पानी छोड़ता है। तो जैसे ओके ट्रांसपिरेशन सर। को आप देखेंगे बॉटनी में लोग मेजर करते हैं, कितना एक लीटर से कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो पानी को जी जी। कैच करते हैं, वो पानी जो उन्होंने कैच किया उसकी आइसोटोपिक कंपोजिशन निकाल लेते हैं हम लोग, और ओके। फिर उसको आइसोटोपिक कंपोजिशन निकाल करके उसका रेशियो बता देंगे आपको, क्लाउड में कितना जा रहा है। तो हम्म। मेरे पकड़ना पड़ेगा, उस जिसकी भी बात कर रहे हैं उसका सिग्नेचर आपको निकालना पड़ेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। पार्टिसिपेंट है हमने, तो बात कर सकते जी। हैं अपनी पर्सनल। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। एक एक करके बात करिए तो ठीक है, एक एक करके। हाँ हेमंत जोशी, जी हेमंत सर। जोशी से आप बात कर लेते हैं, फिर आपसे करते हैं। जी जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। जी, आपका जो व्याख्यान था काफी इंस्पिरेशन और काफी इंफॉर्मेटिव था सर। मेरे एक चीज जानना है मुझे कि आइसोटोपिक वेरिएशन से वाटर की जो क्वालिटी है उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या चेंजेस आने की संभावना बन जाती है सर? आइसोटोपिक वेरिएशन से क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यही इसकी क्वालिटी है। अगर चेंजेस आ गया तो हम सारा ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, आइसोटोप का कोई केमिकल रिएक्शन कहीं पर भी नहीं होता है। जो पानी बारिश का आया वही पानी जमीन के अंदर, एक ही चेंज होता है, वो होता है इवापोरेशन से, ठीक है, या मिक्सिंग से। आइसोटोप और कहीं चेंज नहीं होता है, राख से इंटरेक्ट नहीं करता है, कहीं कुछ नहीं करता है, जो पानी आएगा वही पानी जाएगा सोर्स में, ठीक है। जी, अगर सर मान लेते हैं किसी पानी में यूरेनियम के कुछ ट्रेसेस हमें मिलते हैं, तो जी क्या उसके बिहाफ पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टेरेन में यूरेनियम होगा? नहीं, ये तो सोर्सिंग कर सकते हैं आप, नेचुरल सी बात है। अगर पानी में यूरेनियम आ रहा है, ठीक है, जी तो पानी में जो भी मेटल आ रहा है या मेजर आयन आ रहा है, ठीक है, जी या कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आ रहा है, चाहे ट्रेस मेटल यूरेनियम आ रहा है, कैडमियम आ रहा है, फ्लोराइड आ रहा है, आर्सेनिक आ रहा है, जो भी आ रहा है ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। तो जी इनका कोई ना कोई सोर्स है, क्योंकि वाटर का क्वालिटी डिटरमाइन होता है वहाँ के रॉक से, वहाँ के सॉइल से, ठीक है। क्योंकि वाटर, आपके ग्राउंड वाटर कौन सा पानी पी रहे हैं, जो पानी बारिश में आया, बारिश के पानी का TDS वैल्यू 0 होता है, उसमें कोई जी केमिकल कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है सिवाय H2O के। लेकिन वही पानी जब जमीन के अंदर जाता है, ठीक है, बारिश का पानी पिएंगे हेल्थ के लिए हानिकारक है, नहीं पीते हम लोग, ठीक है। लेकिन वही पानी जब जमीन के अंदर घुस जाता है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उससे हमें
तमाम जो हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं। कैल्शियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, जो भी है। फ्लोराइड भी हमारे कुछ लेवल पे फायदेमंद है, बाद में हानिकारक हो जाता है। तो ये सारे चीजें जो भी वाटर क्वालिटी में आए वो आए रॉक से जी या वहाँ के थैंक यू सॉइल सर, से। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। और कोई अगर किसी के मन में कोई क्वेरी है तो आखिरी सवाल ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर। कौन, आप क्या परिचय दे दीजिए अपना। सर डॉक्टर महेंद्र HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी SRT कैंपस टिहरी से हूँ सर। जी सर एक्चुअली सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सर रिवर रिजुविनेशन का प्लान क्या हो सकता है और उसको सस्टेन करने के लिए कैसे सोसाइटी के साथ जोड़ा जा सकता है सर, मैं एक प्रश्न इस टाइप रखना चाह रहा था। हाँ, नहीं, इसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। रिवर रिजुविनेशन पे काम हो सकता है, ठीक है। अब मैं तो बनारस चला आया, ये जो मसूरी से रिवर आ रहे, क्या नाम है ये रिस्पॉन्स। जी 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 करेक्ट। उसका पहले फर्स्ट टाइम हम लोग ने स्टडी किया है, उसकी मैपिंग किया है, उसका प्लान दिया था। तो उस समय हम लोग ने काम किया था, गवर्नमेंट की Yes, तरफ sir. से, आप उत्तराखंड से आया था। तो Yes, sir. रिवर रिजुविनेशन में हम काम कर सकते हैं, रिवर रिजुविनेट भी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक ही प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस हम लोगों को समझ में आ गई कि जब पानी जमीन के अंदर जाएगा वो एक जगह पर एक निश्चित समय के बाद जमीन से बाहर निकलेगा। क्योंकि हमारी टोपोग्राफी अंडुलेटेड है, कहीं पर Yes. हाइट है, कहीं पर वर्टिकल शार्प गॉर्जेज है। जहाँ शार्प गॉर्जेज है वो कहा वर्टिकल कटिंग हो रही है आपकी पूरे टोपोग्राफी की। नेचुरली sir. जो पानी ऊपर जाएगा जमीन के अंदर पे वो वैली में कहीं ना कहीं निकलेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम रिचार्ज करेंगे ऊपर की एरिया में, फॉरेस्ट में रिचार्ज करेंगे तो नेचुरली पानी जो है रिवर में आएगा। Yes, sir. अब ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि पानी जो ट्रेवल करता है जमीन के अंदर उसमें टाइम लगता है। वो 1 साल में पहुंच सकता है, 5 साल में पहुंच सकता है, 10 साल में पहुंच सकता है, 25 साल में भी पहुंच सकता है, Yes, ठीक sir. है। Yes, तो जो sir. आप रिचार्ज करेंगे उसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो पूरा का पूरा नहीं दिखेगा, Yes, लेकिन yes. टाइम लगेगा। कुछ तुरंत दिखेगा, 2-4-10%, 10-20% अगले साल ऐलान होगा। तो स्लोली रिवर रिवाइव कर जाएगी, Yes, sir. ठीक है। Yes, आपने sir. कहा इसको सस्टेन कैसे करेंगे, ये एक Yes, बड़ा sir. क्वेश्चन है। अगर Yes, कोई sir. प्रोजेक्ट मिल गया, हमने कुछ स्टडी भी कर दिया, स्ट्रक्चर भी बना दिया, लेकिन वो सस्टेन कैसे करेगा जब तक लोकल लोग साथ में नहीं इन्वॉल्व होंगे। और Yes, sir. लोकल लोगों को हम पूरा पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं कि भैया ये रिवर रहेगी तभी आपकी खेती है, तभी आपकी जीविका जिंदा है, ठीक Yes, है। sir. इसे Yes, रिवर sir. जिंदा रखना है। और जब उनके समझ में आएगा वो जुड़ेंगे। क्योंकि हम अगर कोई भी स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है, Yes, 1 sir. या 2 बारिश के बाद वो स्ट्रक्चर में इतना सेडिमेंट आके बैठ जाएगा कि उसकी सफाई नहीं होगी और वो काम नहीं करेगा, Yes, sir. रिचार्ज नहीं करेगा, ठीक है। तो Yes. उसको हर साल बारिश आने के पहले उस स्ट्रक्चर को सफाई करानी पड़ेगी। और सफाई करा करके बस हम कास्ट कम कर सकते हैं स्टडी के थ्रू। जो भी हम Yes. आइसोटोप लगा लिए, अदर मॉडलिंग कर लिए, उससे थोड़ा सा ये हो जाएगा, हम एक्यूरेसी निकाल लेंगे किस किस जगह हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक Yes, है। sir. Yes. तो उससे हमारा लागत कम है। हमको ऐसा नहीं रैंडमली पूरे वाटर शेड में काम करने की जरूरत है। जो रिचार्ज जोन है वहां पे हमें ज्यादा काम करना है, जो रिचार्ज जोन नहीं है उसको इग्नोर करना है। वहाँ कहाँ लिए पैसा खर्च करें जिसका कोई Yes. फायदा नहीं मिल रहा है। Yes, sir. तो Yes, उस sir. तरह से हम अपना रिसोर्सेज मैनेज कर सकते हैं और लोगों के साथ मिल करके उसको लंबे समय तक ले चलते सकते हैं और सस्टेन करा सकते हैं। Yes, sir. बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया कि कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं, रिजनरेट कर सकते हैं सर। पक्का कर सकते हैं, इसमें बहुत दो राय थैंक यू नहीं। सर, बहुत थैंक यू सर, बहुत थैंक महेंद्र जी, आप टेरी से जुड़े थे और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो व्याख्यान था वो वैसे तो बेसिकली हमने सर से रिक्वेस्ट 45 मिनट के लिए किया था, लेकिन क्योंकि व्याख्यान अच्छा था तो हम सभी ने उसको एंजॉय भी किया और बहुत कुछ सीखा भी। और बाद में हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने अपनी क्वेरी के माध्यम से आगे कुछ मन में जरूर कुछ होगा कि कभी समय मिलेगा या कभी इस टाइप की प्रोजेक्ट से जुड़े तो हम कुछ करेंगे ये समाज, सोसाइटी और देश के लिए। तो बहुत सी चीजें आपने सर अपने व्याख्यान में कवर करी है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टिसिपेंट कोई जियोलॉजी से जुड़ा हो सकता है, कोई हाइड्रोलॉजी से, कोई जियोकेमिस्ट्री से, कोई वाटर क्वालिटी से, लेकिन बेनिफिट सभी को मिला है इसका मुझे लगता है। और जो हमारे इंटरमीडिएट स्तर के विद्यार्थी जुड़े हैं उनके माध्यम से उनको यह समझ में आया होगा कि आइसोटोप ऐसे ही हम थोड़ा स्टडी नहीं करते हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है अपना जो पर्यावरण है उसको बचाने में और नेचुरल रिसोर्सेज के प्रॉपर मैनेजमेंट में। तो सर आपका धन्यवाद और प्रॉपर धन्यवाद ज्ञापन के लिए
मैं अपने ई पोस्ट की वैज्ञानिक डॉक्टर मधु सुंदर मैडम हमारे साथ में जुड़ी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप आए, डॉक्टर मधु सुंदर मैडम। और हमारे साथ में हमारे वैज्ञानिक गण भी बैठे हैं, यहाँ डॉक्टर राणा है, डॉक्टर असवाल जी है, डॉक्टर मनमोहन जी है, सभी ने काफी एंजॉय किया है। तो मैडम को मैं इनवाइट करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सारी बातें। जी जी मैडम कहें कुछ। अब हम लोग इस कार्यक्रम के अंतिम सत्र में हैं और बीइंग ऑर्गेनाइजर ये हमारी एक ड्यूटी होती है कि हम उन सभी लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में अपना योगदान दिया, ऑर्गेनाइज करने सफल करने में अपना योगदान दिया। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगी। सबसे पहले तो हमारे जो महानिदेशक हैं प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश पंत सर, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के मोटिवेशन में हम लोग ये वाटर एजुकेशन सीरीज को हम लोग कंटिन्यूस चला पा रहे हैं, और जिसका कि लाभ पूरे प्रदेश में हमारे रिमोट एरियाज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 to 12 तक और कॉलेज हैं, सभी लोग आज हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े थे। तो मुझे लगता है कि आपका जो इतना इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर था आइसोटोप का हाइड्रोलॉजी में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय, हमें पूरा 1 घंटे से ज्यादा समय आपने यहाँ पे स्पेयर किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन यूनिवर्सिटी में, जैसे कि अभी हमारे महानिदेशक सर ने भी कहा, आपको इन्वाइट भी किया है यहाँ पे, और क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ पे वाटर से रिलेटेड बहुत बृहद स्तर पे कार्यक्रम चला रहा है पूरे प्रदेश में और कई प्रोग्राम सब लोग के चल रहे हैं, तो उसमें हमें भविष्य में मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका इसी तरह से हमें सहयोग प्राप्त होता रहेगा। और आज आपका समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो RSC सेंटर है डॉक्टर GS रौतेला सर, वो भी सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे यूनिवर्सिटी के ही एमेरिटस प्रोफेसर अरुण कुमार त्यागी जी भी यहाँ पे पूरा जुड़े रहे हमारे साथ, उनका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के डॉक्टर विकास तोमर जी और डॉक्टर नीरज, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर हेमंत जोशी जी जो कि पिथौरागढ़ से जुड़े हुए हैं, बहुत ही रिमोट एरिया है, इन सभी लोगों का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारा जो रीजनल साइंस सेंटर एक अल्मोड़ा में स्थित है, वहाँ के भी हमारे वैज्ञानिक गण जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी जिले से डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल जी हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने अपने साथ अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी ग्रुप में जोड़ा हुआ है, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही यहाँ पे हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कि SGRR यूनिवर्सिटी, ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी, UPES और जिनके की हमारे जितने फैकल्टी और स्टूडेंट्स वो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारे यूकॉस्ट पर्यावरण विज्ञान चेतना केंद्र जो कि हमने पूरे प्रदेश में 200 विज्ञान चेतना केंद्र स्टैब्लिश किए हैं, तो उनके स्कूल्स इसमें साथ कुछ स्कूल्स जुड़े हुए थे जिसमें कि हमारे करीब 50 स्टूडेंट के से जुड़े हुए थे, तो जिसमें कि हमारे आज का पार्टिसिपेशन होगा, मेरे ख्याल से मोर देन 100 पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का रहा होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो छोटे स्टूडेंट्स रहे हैं उनको कम से कम ये समझ में आया होगा कि आइसोटोप का क्या यूज है हमारे हाइड्रोलॉजी में, वाटर कंजर्वेशन से लेके या हम किस तरह से इसको उपयोग कर सकते हैं। और अगर हो सकता है कि भविष्य में कुछ बच्चे आपसे इंस्पायर होकर आगे इसी फील्ड में वो कार्य करना चाहें। हमारे जो पर्यावरण चेतना केंद्र से खटीमा, संगला कोटी, सिंगली, धौतरी, उत्तरकाशी, यहाँ के विज्ञान चेतना के स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही है वो लोग जुड़े थे। नवल जोशी जी हमारे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जयंत कुमार जो कि नॉर्थ ईस्ट जो कि बहुत ही एक अलग स्टेट है वहां से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगी। डॉक्टर सीमा वर्मा छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अंजनेय कुमार जी और उत्तराखंड के हमारे स्टेट से और भी अन्य स्टेट से भी कई हमारे एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स और स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे यूकॉस्ट परिषद के हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर मोहन सिंह रावत जी, डॉक्टर राजेंद्र राणा, डॉक्टर असवाल और हमारे कई प्रोजेक्ट स्टाफ हैं, एक्सपर्ट्स हैं,
और विकास नौटियाल जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में दुनियाल जी, और अंत में इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं जो कि इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डॉक्टर पंकज शर्मा जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बधाई। धन्यवाद मैडम। और हम अपने पार्टिसिपेंट से कहना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम हम हर महीने करते हैं। एक नई विशेषज्ञ के साथ हम लोग कैसे जुड़ते हैं और सर का मार्गदर्शन के बिना आगे भी